आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 501। दोनों माताएं एक आम सहमति पर पहुंच गई हैं और दोनों पिताओं के पास सहमत होने और मदद करने की इच्छा व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए रात को घर लौटने के बाद उन सभी ने बच्चों को आज रात सोने के लिए ले जाने की पेशकश की। दिए गए कारणों को नकारा नहीं जा सकता। सक्सेना के पिता और माता ने कहा कि उन्होंने बच्चों को बहुत समय से नहीं देखा था और अनीता, सक्सेना और अन्य लोगों की भी यही स्थिति थी। अब बच्चों के साथ मेरी ज्यादा बनती नहीं। जब बच्चे मुंबई लौटेंगे तो हम उन्हें भारतीय नववर्ष तक नहीं देख पाएंगे। यद्यपि अर्जुन, सक्सेना और अनन्या शर्मा जानते थे कि उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं, फिर भी वे अपने बच्चों को सुलाने के लिए तैयार थे। तीनों छोटे बच्चों को नीचे सोने की व्यवस्था की गई और दोनों पक्षों के माता पिता उन्हें ऊपर ले गए। रात के करीब 9 बजे अर्जुन, सक्सेना और अनन्या शर्मा पहले से ही ऊपर मास्टर बेडरूम में बैठे थे। अनन्या, अभी तो बहुत सुबह है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? कल सुबह के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। हम दोपहर में बाहर जाएंगे। हम सुबह देर तक सो सकते हैं। अगर तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही है तो क्या तुम तैराकी करना चाहोगी? पिछली बार जब बच्चा 8 महीने से भी कम उम्र का था तो मैं तुम्हें तैराकी के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन चूंकि यह तियान तियान के जन्मदिन के ठीक समय पर था, इसलिए मुझे इसे स्थगित करना पड़ा। अब हमारे कमरे में एक स्विमिंग पूल है। हालांकि बच्चे यहाँ नहीं हैं, फिर भी हम दोनों थोड़ी देर तैराकी कर सकते हैं। दोनों अकेले तैरने गए थे और इतने निजी स्विमिंग पूल में अनन्या शर्मा को पता था कि बाद में माहौल स्पष्ट हो जाएगा। ये सोचते ही उसके गालों में हल्की सी गर्मी महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में कुछ उम्मीद भी थी। ये जानते हुए कि दोनों माएँ उनके लिए अकेले रहने के मौके बनाना चाहती हैं, अनन्या शर्मा वाकई काफ़ी खुश हैं। वह आमतौर पर अपने बच्चे को घर पर ही रखती हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि दो लोगों की कोई दुनिया नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा सुकून उनके लिए वाकई काबिले तारीफ है। तो आज अनन्या शर्मा ने साहपूर्वक सिर हिलाया। तो चलो पहले नहा लेते हैं और स्विम सूट पहन लेते हैं। अर्जुन, सक्सेना बाथरूम की तरफ बढ़ा। ऊपर वाले बाथरूम में शॉवर एरिया और बाथटब है। अर्जुन, सक्सेना ने शॉवर लेने का फैसला किया। वह एक हटे कट्टे आदमी थे और उन्होंने कुछ ही मिनटों में ये काम निपटा दिया। वह स्विमिंग ट्रंक पहनकर बाहर बैठ गए और अनन्या शर्मा का इंतजार करने लगे। अनन्या शर्मा ने लगभग 10 मिनट तक कपड़े धोए, लेकिन जब वह अपना बाथरोब लपेटने और कपड़े पहनने के लिए तैयार हो रही थी तो उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई। इस बार जब वह सान्या आए तो उन्होंने स्विमसूट के कुल 3 सेट लाए। इस समय स्विमसूट के 3 सेट बाथरूम में रखे जाते हैं। 2 स्विमसूट बहुत रूढ़िवादी हैं, एक 1 पीस ट्राउजर है और दूसरा स्कर्ट है, लेकिन इसमें अंदर भी क्यूलॉट्स हैं और स्कर्ट की लंबाई सीधे टखने तक जाती है। बाकी स्विमसूट, प्रिया मेहता को पता था कि वे दोनों घूमने के लिए सान्या जा रहे हैं, इसलिए वह उसे खरीदने के लिए ले गया। कहने की जरूरत नहीं कि प्रिया मेहता का इस पहलू के प्रति रवैया। पिछली बार अंडरवियर को चुपके से खरीद कर अपने बैग में रख लिया था, इस बार स्विमसूट बेशक सेक्सी टाइप का है। हालांकि यह बिकिनी नहीं है, निचले शरीर का कपड़ा घटिया है और पैरों पर कुछ भी नहीं है। ऊपरी शरीर का अगला हिस्सा कसकर लपेटा हुआ है, लेकिन पिछला हिस्सा खोखला है। यह आधा ढका हुआ अधिक आकर्षक लगता है। हालांकि मैंने ये स्विमसूट लाया था, लेकिन अनन्या शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि जब वह समुद्र तट पर खेलने जाएगी तो इसे पहनेगी। लेकिन आज रात विला के पूल में थी और वहां सिर्फ वो और मोथेरो दोनों ही थे। बाहर अंधेरा था और आसपास बैठे लोगों के लिए उसे देख पाना नामुमकिन था और किनारे पर भी कोई नहीं था। इस मामले में अर्जुन, सक्सेना ने कुछ देर इंतजार किया और आखिरकार अनन्या शर्मा धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आ गई। हालांकि उसने अपना स्विमसूट पहन लिया था, फिर भी उसने बाथ टॉवल लपेटा हुआ था और सिर्फ 2 लंबी टांगें ही दिखाई दे रही थीं। बस इन 2 लंबी सफ़ेद टांगों ने अर्जुन, सक्सेना की आंखों में एक पल में चमक ला दी। अनन्या शर्मा बहुत शर्मीली थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने सावधानी से अर्जुन, सक्सेना की ओर देखा। इस समय अर्जुन, सक्सेना ने केवल एक जोड़ी स्विमिंग ट्रंक पहन रखी थी, जिससे उनकी मजबूत मांसपेशियां और चॉकलेट सिल्क एब्स का 8 पैक दिखाई दे रहा था। अनन्या शर्मा ने रात में ऐसी आकृति कई बार देखी है, लेकिन जब उन्होंने इसे रोशनी में अपनी आंखों से देखा तो वह शर्माने और दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। चलो चलो पूल में तैरने चलें। धूप की आंखें धीरे धीरे गहरी होती देख क्या तुम जल्दी से पहले पूल की ओर भागे?
जब वह नहाने का तौलिया उतारकर पानी में उतरी तो अर्जुन सक्सेना ने जब स्विमसूट की पूरी तस्वीर देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। माहौल को हल्का करने के लिए अनन्या शर्मा ने सिर उठाया और बोली, अर्जुन सक्सेना, चलो तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, देखते हैं कौन तेज है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम कैसे तुलना करना चाहते हो? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मर्द हूँ, तुम औरत हो, ताकत के मामले में तुम कमज़ोर हो और मैं तुमसे लंबा हूँ और मेरी टांगें भी तुमसे लंबी हैं। बाहर निकलो, मुझे डर है कि तुम्हें बहुत देर तक पीछा करना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हें कुछ देर के लिए जाने दूं? अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए अहंकार से कहा, आप मुझे भी कम आंकते हैं। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तुमसे छोटा हूँ, तैराकी में लचीलेपन और गति का ही बोलबाला है। मेरी गति ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी गति से कम हो। चलो, हम इसी तरह तुलना करते हैं और किसी और को ऐसा न करने दें। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, तो फिर आपकी बात सुनो। पूल के किनारे खेलने के लिए तैयार होने से पहले इस जोड़ी ने पानी के अंदर कुछ वार्म अप स्ट्रेचिंग की। अर्जुन सक्सेना सही थे। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्हें बढ़त हासिल थी। उन्होंने किक आउट किया और अनन्या शर्मा के साथ सीधे 2 पोजीशन बना ली, लेकिन अनन्या शर्मा निराश नहीं हुई। उन्हें अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। उसका बेतहाशा पीछा करते हुए दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन इस मामले में अर्जुन सक्सेना गंभीरता से तैर नहीं रहा था। हालांकि कहा तो यही जाता था कि कोई किसी को नहीं जाने देगा, पर आखिर उसकी अपनी पत्नी थी। अपनी पत्नी को खोना बहुत बुरा था। आखिरकार बदकिस्मत तो वो खुद ही था। अर्जुन सक्सेना कोई सीधा सादा बेवकूफ़ दिमाग वाला आदमी नहीं है। वो अब भी इस वजह को समझता है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी ताकि अनन्या शर्मा उनसे आगे निकल सकें। खेल खत्म होते ही दोनों ने वापसी की। इस समय दोनों के बीच का अंतर ज्यादा नहीं था। अनन्या शर्मा खेल पर पूरी तरह केंद्रित थीं और उन्होंने दोनों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की। हालांकि अर्जुन सक्सेना का मानना है कि इस खेल में जीतना या हारना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और चाहे वह हारे या जीते, ये सबसे अच्छा परिणाम नहीं है। अगर वह हार जाता है तो एक पुरुष के तौर पर यह थोड़ा शर्मनाक होगा, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से थोड़ा दुखी होगी। सबसे अच्छा तरीका है, ये देखकर कि वापसी यात्रा मध्य बिंदु पर पहुंच गई है, अर्जुन सक्सेना अचानक रुक गया। उसके पैर पानी पर कुछ बार लड़खड़ाए और वह अचानक पानी के तल की ओर फिसल गया। ऐसा लग रहा है जैसे पैर में ऐंठन है। अनन्या शर्मा चौंक गईं। उन्होंने तुरंत खेल रोक दिया और पानी पर चिल्लाईं, अर्जुन सक्सेना। उसके लिए एकमात्र प्रतिक्रिया घुटते पानी की आवाज़ थी। अनन्या शर्मा जल्दी से पानी में उतर गईं और जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना अपने पैरों को मोड़कर पूल के तल में डूब रहा है, तो वह घबराकर तैरकर पानी में उतर गईं। अर्जुन सक्सेना, अर्जुन सक्सेना। अनन्या शर्मा को अर्जुन सक्सेना को पानी से बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और दोनों भीग गए। अर्जुन सक्सेना पूरी तरह से बेहोश होकर किनारे पर पड़े थे। अनन्या शर्मा घबरा गई थी और वह उत्सुकता से अर्जुन सक्सेना का नाम चिल्लाते हुए उसके बचाव के उपायों के बारे में सोचने लगी। वह इतनी स्तब्ध थी कि उसे CPR और कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करना याद रखने में कुछ समय लगा। उन्होंने सही गतिविधियों को याद करने की बहुत कोशिश की। अर्जुन सक्सेना की छाती पर हाथ रखकर उसे दबाया और फिर अर्जुन सक्सेना को कृत्रिम सांस देने के लिए अपना सिर नीचे किया। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, अर्जुन सक्सेना ने अचानक आगे बढ़कर उसे दबा दिया और दोनों ने चुंबन किया। अनन्या शर्मा ने सिर उठाकर देखा तो अर्जुन सक्सेना मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोमा में डूबे हुए हों। अनन्या शर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसे मारने के लिए हाथ उठाया और लाल आंखों से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम कमीने। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत ऐसा ही किया, अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, अनन्या, गुस्सा मत हो, मैं गलत था। क्या तुम्हें पता है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ? अनन्या शर्मा ने चौंकते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत माफ़ी मांगी, मुझे पता है अनन्या, मैं गलत था, मुझे इस तरह की बात पर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मुझे सचमुच पता था कि मैं गलत था। मैंने सोचा कि जीतना या हारना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रुकना चाहता था, लेकिन मुझे कोई और कारण नहीं सूझा और जब मेरा सिर गर्म हो गया तो मैंने ये सोचा। मुख्य रूप से यह एक चुंबन है जो अपनी पत्नी से झूठ बोलना चाहता है। अनन्या शर्मा ज़ियाओफान ने उसकी छाती पर मुक्का मारा और बोली, क्या तुम उसे चूमकर सीधे सीधे कह देना चाहते हो? मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मुझे क्यों डरा रहे हो? अर्जुन सक्सेना ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तो अगली बार सीधे तुम्हें चूम लूंगा। मुझे पता है मैं गलत था।
मुझे माफ़ कर दो बीवी। उनकी बात सुनकर अनन्या शर्मा ने अपना सिर उनकी बाहों में छिपा लिया और कहा, अगली बार नहीं। खैर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो नीचे चलते हैं और थोड़ी देर तैरते हैं। अच्छी तरह तैरो, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। अगर तुम्हें तैरना बोरिंग लगता है तो चलो कुछ और दिलचस्प करते हैं। अगली सुबह अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना सुबह 9:30 बजे तक सोते रहे और फिर उठे। जब वे 10 बजे नीचे गए तो तीनों बच्चे प्ले एरिया में खेल रहे थे और अनीता सक्सेना उनके साथ थीं। सुनील सक्सेना और अर्जुन के पिता उनके बगल में चाय पी रहे थे और उनकी नज़र भी बच्चों पर थी। उन्हें इतनी देर से नीचे आते देख किसी ने कुछ नहीं कहा। अनीता सक्सेना ने बस इतना कहा, नाश्ता रसोई में है। मेरी माँ ने सी फूड दलिया बनाया है, आप उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए। अनन्या शर्मा गई और अर्जुन सक्सेना के पीछे किचन में चली गई। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। अनन्या शर्मा फुसफुसाए, अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी पापा को कुछ अंदाज़ा हो गया होगा? उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे पहले से पता था। बिस्तर पर मत रहना, 7 बजे उठना है तो उठ जाना, उसने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, अनन्या, अगर हम 7 बजे भी नीचे चले जाएं तो भी उन्हें पता चल जाएगा। इसके अलावा हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा वे देखना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अनन्या शर्मा का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे सच्चाई समझ आ गई थी, लेकिन उसका सामना करना अभी भी मुश्किल था। दोपहर के ब्रेक के बाद परिवार अटलांटिस एक्वेरियम गया, जो सान्या घूमने के दौरान ज़रूर देखने लायक आकर्षणों में से एक है। इसमें कई प्रदर्शन होते हैं जिन्हें देखने के लिए बच्चों को भी लाया जा सकता है। आज क्रिसमस का समय बिल्कुल सही है। पूरा एक्वेरियम बहुत चहल पहल से भरा है और बहुत सारे लोग हैं। अर्जुन सक्सेना ने वीआईपी स्टाइल वाला खरीदा है, जिससे लाइन में लगने का समय कम हो जाता है और परफॉर्मेंस देखते समय सबसे अच्छी जगह मिल जाती है। छोटे बच्चों को पानी के नीचे जलपरी का शो देखने ले जाओ, और छोटे बच्चों ने इसे बड़े आनंद के साथ देखा। यू केशिन ने पानी में जलपरी की ओर इशारा किया और चिल्लाया। परिवार ने पहले भी छोटी सुनहरी मछलियां पाली हैं, इसलिए मछली शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है और छोटे बच्चों ने इसे याद कर लिया है। पानी में मौजूद जलपरियों ने पहली पंक्ति में बैठे प्यारे बच्चों को देखा और एक के बाद एक उनकी ओर तैरने लगीं। वे बच्चे ईर्ष्यालु हैं, वे भी जलपरी से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन मत्स्यांगना केवल प्यारे 3 छोटे खजानों के साथ ही बातचीत करती है। वाह! एक्वेरियम में घूमने के बाद शाम को उन्हें पास के सीफूड सिटी में सीफूड खाने के लिए एक रेस्टोरेंट मिल गया। सान्या आकर, जाहिर है, वे स्थानीय सीफूड खाना चाहते थे। अर्जुन सक्सेना एक से अधिक परिवारों के साथ एक रेस्तरां में गए, एक बॉक्स मांगा और समुद्री भोजन की एक बड़ी मेज का ऑर्डर दिया। बड़े तो खाकर बहुत खुश हैं, लेकिन छोटे बच्चे परेशान हैं। बाहर प्रोसेस किया हुआ समुद्री भोजन बच्चे नहीं खा सकते। उसमें बहुत सारे मसाले और सॉस होते हैं और उबले हुए समुद्री भोजन को तोड़ा नहीं जाता, इसलिए बच्चे उसे नहीं खा पाते। तीनों छोटे बच्चे फिर से लालची हो गए और घर जाते समय उनके सिर झुके हुए थे और वे दुखी दिख रहे थे। घर पहुंचने पर अर्जुन के पिता को अचानक पेट में दर्द हुआ और वे आधे घंटे में 3 बार शौचालय की ओर भागे। अनन्या शर्मा पेट की दवा लेकर आए और बोली, माँ पापा, पेट खराब होना चाहिए। बाहर दुकान में मिलने वाला सी फूड थोड़ा बासी है, उसे खाने में असहजता महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन आने से पहले हमने सामान्य दवाइयाँ तैयार कर ली थीं, आप उनमें से एक ले सकते हैं। खाने के बाद आराम मिल जाएगा। अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम बाद में अस्पताल जाएंगे। इस समय अर्जुन के पिता, जो कुछ हद तक गिरे हुए थे, शौचालय से बाहर आए और बोले, तुम्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा पेट, शायद मैं इतना समुद्री भोजन नहीं खा सकता। हम सब साथ में खाना खाते हैं और तुम ठीक हो। मैं इसे अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने कहा, मेरे ससुर और सास को अहमदाबाद में आमतौर पर समुद्री भोजन खाना चाहिए। हम दोनों ने लखनऊ में इतना नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारा पेट थोड़ा संवेदनशील है। अनन्या ने दवा ले ली है, इसलिए आकर थोड़ा खा लो। दवा लेने के बाद पिताजी सक्सेना पुनः बाथरूम की ओर भागे, लेकिन उनकी हालत ठीक हो गई। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता की नब्ज देखी और पाया कि यह सिर्फ जठरांत्र संबंधी समस्या है और उन्हें राहत मिली कि इसके अलावा और कुछ नहीं था। पापा, यहाँ सान्या की दुकान में बिकने वाला समुद्री भोजन वाकई असुरक्षित है। कुछ ताज़ा नहीं होते और कुछ का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता। न सिर्फ बड़े लोग इसे खा सकते हैं, बल्कि पेट खराब भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसे नहीं खा सकते। चलो, कल समुद्र में चलते हैं। यहाँ एक नाव है।
हम नाव से मछली पकड़ने जाएंगे। जब समय आएगा तो हम जो समुद्री भोजन पकड़ेंगे उसे वापस ले आएंगे। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी और बच्चे उसे खाएंगे। अर्जुन सक्सेना की यह बात सुनकर कि वह खुद खाना बनाना चाहते हैं, सुनील सक्सेना ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस पा ली और कहा, ठीक है। अनीता सक्सेना ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, आप तो बस अर्जुन सक्सेना के हाथ का बना समुद्री भोजन खाना चाहते हैं, है ना? सुनील सक्सेना ने कहा, बेशक, अर्जुन सक्सेना की कारीगरी स्टोव में बनी कारीगरी से कहीं बेहतर है। पापा सक्सेना ने ये शब्द सुने तो बोले, ठीक है बेटा, हुआ यूं कि पिछली बार तुमने पूरी मछली की दावत बनाई थी और न तो तुम्हारी माँ ने और न ही मैंने उसे चखा। तो कल हम समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे और जो समुद्री भोजन पकड़ेंगे उसे लाकर खुद बनाएंगे। तुम्हारी माँ और मैं भी तुम्हारे बनाए समुद्री भोजन का स्वाद चखेंगे। क्योंकि पिताजी सक्सेना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए छोटे बच्चे आज रात अपने माता पिता के साथ नहीं सो पाएंगे। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना बच्चों को सुलाने वाले थे, लेकिन अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें आज रात आराम करने दिया और वे पिछले 2 दिनों से खेल खेल में बहुत थके हुए थे। वे दोनों ठीक हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वे थोड़े असहनीय हो गए होंगे। अनीता सक्सेना ने सोचा, कुछ चीजें हर रात तो नहीं आ सकती, है ना? आज अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना बहुत देर से उठे। लगता है कल रात वे बहुत देर से सोए थे। आज आराम कर लो ताकि कल बेहतर स्थिति में रह सको। तो आज रात तीनों बच्चे तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में सोए। आज शाम को बच्चे सो नहीं पाए। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय नन्हे मुन्ने थोड़े ऊँघ रहे थे। खेलने कूदने के बाद उनमें लगभग कोई शारीरिक शक्ति और ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन क्योंकि बड़े लोग खा रहे थे इसलिए छोटी छोटी लालची बिल्लियां अतीत को सहन नहीं कर पा रही थीं। तो उस समय वे सभी बहुत नींद में थे। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें नहलाया और पालने में लिटाते ही आरव बिना किसी के मनाए तुरंत सो गया। आन्या कुछ ही मिनटों में अर्जुन सक्सेना की गोद में सो गई, लेकिन किशन का मूड अच्छा था और उसने उसे देर तक जगाए रखने के लिए मना लिया, इसलिए अनन्या शर्मा ने उसे पालने में लिटा दिया और थोड़ी देर खेलने देने का प्लान बनाया। जब नींद आए सो जाना, वरना हर वक्त इस तरह पकड़ कर रखना और सहलाना बेकार होगा। आखिर बच्चे 3-4 महीने के तो नहीं होते। केशिन पालने पर लेटी हुई थी और अनन्या शर्मा, जो नहा चुकी थी, बड़े बिस्तर पर लेट गई और उसकी ओर देखने लगी। अर्जुन सक्सेना नहाने के लिए बाथरूम में गए और जैसे ही बाहर आए उन्होंने अनन्या शर्मा को चिंतित होकर चिल्लाते हुए सुना, अर्जुन सक्सेना, आओ और देखो कि जिनको क्या हुआ है। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना रिया के पालने की ओर बढ़ा। मैंने किशन को उसके छोटे से पालने में लेटे हुए देखा। उसके पैर फैले हुए और मुड़े हुए थे, ऊपर नीचे हिल रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। अनन्या शर्मा ने बेचैनी से कहा, अर्जुन सक्सेना, रिया को क्या हुआ है? ऐंठन है क्या? अर्जुन सक्सेना ने भी भौहें चढ़ाईं और एक हाथ से किशन की पिंडली को धीरे से दबाया ताकि उसे मालिश कर सके। लेकिन इतने छोटे बच्चे को ऐंठन क्यों होती है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बाहर जाते समय सबसे ज्यादा चिंता की बात यही होती है कि कहीं ऐसी कोई बात सामने न आ जाए। अगर बच्चे किसी असहज स्थिति में हों तो पूरी यात्रा योजना ही बिगड़ जाएगी। और बच्चे मुंबई से सान्या आए, ये बहुत संभव है कि वहां अनुकूलन की स्थिति होगी, इसलिए अनन्या शर्मा विशेष रूप से एक छोटा सा दवा बॉक्स लेकर आई थी जिसमें वे सभी दवाएं थीं जिन पर वह विचार कर सकती थीं। लेकिन अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को अचानक ऐंठन जैसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन सक्सेना ने बस उस छोटे लड़के का पैर पकड़ रखा था, लेकिन किशन ने अचानक हिलना बंद कर दिया और अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना को देखकर मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना थोड़ा हैरान हो गए। अनन्या शर्मा भी दंग रह गईं। ये ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, पता नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने किशन का पैर छुआ और मुझे कोई ऐंठन महसूस नहीं हुई। मैं छोटे बच्चे की मालिश कर दूंगा। अगर उसे वाकई ऐंठन हो रही है तो मालिश करके आराम कर दो। मांसपेशियों को आराम मिलना चाहिए। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे किशन की मालिश करने चली गईं। 5 मिनट तक दबाने के बाद दोनों ने तय किया कि छोटा बच्चा ठीक है और फिर उन्होंने रुक गए। नतीजा, 1 मिनट से भी कम समय में छोटे बच्चे ने अभी अभी हरकत शुरू कर दी। इस बार उसने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को दिखाने की पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर थी। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा दंग रह गए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, किशन को कोई असहजता नहीं लग रही। अगर वाकई में ऐंठन जैसी असहजता हो तो उसे रोना चाहिए। अनन्या शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह असहज है, लेकिन कि जिन जो इतना अच्छा है ऐसा अजीब एक्शन क्यों करता है?
अर्जुन सक्सेना ने इस बारे में ध्यान से सोचा और रिया की हरकतों से तरह तरह के जुड़ाव महसूस किए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसे आज के जलपरी वाले प्रदर्शन का ख्याल आया। मैं समझ गया। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला। अनन्या शर्मा ने ऊपर देखा और पूछा, क्या आपको पता है कि क्या हो रहा है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपको नहीं लगता कि केशिन की हरकतें आज की पूंछ हिलाने वाली मत्स्यांगना से बहुत मिलती जुलती हैं? अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ये काफ़ी हद तक समान है। तो केशिन आज की मत्स्यांगना सीख रही है। होना भी चाहिए। आज जब मैंने जलपरी का प्रदर्शन देखा तो केशिन सबसे ज्यादा उत्साहित थी और उसने जलपरी के साथ बातचीत में जाने की पहल की। उस छोटे बच्चे को ये प्रदर्शन जरूर पसंद आया होगा और उसे इस जलपरी की ताज़ा यादें ताज़ा हो गई होंगी। बच्चों की नकल करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। अगर वे किसी चीज़ को देखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो वे उसकी नकल करना चाहेंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा की बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत दिलचस्प है। केशिन, क्या आप आज का यूयू सीख रहे हैं? केशिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी पिंडली अधिक खुशी से हिलने लगी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिससे उसकी हथेली दिखाई देने लगी। ये निस्संदेह मत्स्यांगना की नकल है और इसी तरह मत्स्यांगना ने आज उसे हाई फाइव दिया। अनन्या शर्मा ने हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी की हथेली को छुआ और नन्ही बच्ची ने तुरंत खुशी से मुंह बना लिया और बुलबुले उड़ाने लगी। यह आज मत्स्यांगना की क्रिया भी है, लेकिन जब मत्स्यांगना पानी में होती है तो यह स्पष्ट है कि वह बुलबुले थूकती है, लेकिन शिन अलग है, वह केवल सूक्ष्म आवाजें ही कर सकती है। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा को वाकई अद्भुत लगा। केशिन बहुत अच्छी है ना? मैंने आज ही एक बार उसका प्रदर्शन देखा, लेकिन उसे कितनी सारी चीजें याद हैं। उसे जलपरी की हरकतें और दृश्य याद हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, दरअसल बच्चे हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हैं। हालांकि मैंने सिर्फ एक बार ही परफॉर्मेंस देखी थी, लेकिन रिया को आज परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे एक बार फिर याद आ गई। अनन्या शर्मा के प्रभाव के बाद उन्होंने कहा, लगता है हमें भविष्य में शिशुओं के सामने अपने व्यवहार और बातचीत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिशुओं को अपने पसंदीदा लोगों और चीज़ों की नकल करना पसंद होता है और उनके लिए हम सबसे पसंदीदा व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें हमारी गतिविधियों और बोलने के तरीके की भी नकल करनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ, माता पिता ही बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। कई बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता जैसे बनते जाते हैं। ऐसा बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके सूक्ष्म प्रभाव के कारण होता है। अनन्या शर्मा ने कहा, तो फिर मुझे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना होगा, एक सकारात्मक, जीवंत और हंसमुख माँ बनना होगा। अर्जुन सक्सेना ने हंसते हुए कहा, तब तो मैं भी एक जिम्मेदार और प्रेरित पिता बनना चाहूंगा, ताकि भविष्य में बच्चे भी ऐसे ही बने। जब दोनों ने अपनी बात समाप्त की तो एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। लंबे समय तक मत्स्यांगना की नकल करने के बाद केशिन अंततः सो गया। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा भी जल्दी सो गए। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना, सुनील सक्सेना और पापा सक्सेना को लेकर पास के बाजार गए। एक मछली पकड़ने के सामान की दुकान ढूंढी और कुछ उपयुक्त समुद्री मछली पकड़ने वाली छड़ें खरीदने की योजना बनाई। आज वे जरूरत पड़ने पर मछली पकड़ने निकल पड़े। सुनील सक्सेना के परिवार के पास मछली पकड़ने की बहुत सारी छड़ें हैं, लेकिन इस बार उन्हें हवाई जहाज से लाना मुश्किल है, इसलिए वे उन्हें केवल अस्थायी रूप से ही खरीद सकते हैं। पास के सुबह के बाजार में पहुंचकर पिताजी सक्सेना ने कहा, लांग लांग, मैंने सुना है कि यहाँ नकली मछली पकड़ने वाली छड़ें बहुत मिलती हैं, खासकर इस समुद्र तटीय मनोरम क्षेत्र में। हमें बाद में मछली पकड़ने वाली छड़ें खरीदने पर ध्यान देना चाहिए। मेरे घर पर पहले से ही एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। इस बार मैं उसे हवाई जहाज पर नहीं ले जाना चाहता था। मैंने उसे अस्थायी रूप से खरीदा था। हम बाद में वैसी ही एक और छड़ी खरीदेंगे। उस तरह की कई उच्च गुणवत्ता वाली नकलें मिलती हैं। मुझे डर है कि मैं धोखा खा जाऊंगा। अपने पिता की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं पापा, मैं यहाँ रहते हुए नकली सामान नहीं खरीदूंगा। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना का स्तर देखा था और जानते थे कि उसे मछली पकड़ने की छड़ों की अच्छी समझ है, इसलिए वह अर्जुन सक्सेना के साथ मछली पकड़ने की छड़ें खरीदने निकल पड़ा। वह ऊंची कीमत का नकली सामान खरीदने से बिल्कुल नहीं डरता था। पिता किन ने सुना कि उनका बेटा इतना आश्वस्त था और उन्होंने कुछ और नहीं कहा। तीनों एक मछली पकड़ने वाले सामान की दुकान में गए। दुकान के मालिक ने उन्हें देखा और समझ गया कि वे दूसरी जगहों से आए पर्यटक हैं। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, ये सोचकर कि आज वह जरूर खूब पैसा कमाएगा।
एक सुंदर युवक और असाधारण आचरण वाले दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पहली नज़र में उच्च श्रेणी का सामान खरीदने आए थे। आप में से कुछ लोग, आप किस तरह की मछली पकड़ने वाली छड़ देखना चाहते हैं? हमारे स्टोर में हर तरह के ब्रांड उपलब्ध हैं जो यहाँ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बहुत उपयुक्त हैं, बॉस ने उत्साह से कहा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, आइए पहले एक नज़र डालते हैं। बॉस ने गर्मजोशी से सिफारिश की, ये हमारे स्टोर में एक बहुत अच्छी मछली पकड़ने वाली छड़ी है, गामा कार्प पीक श्रृंखला का सीमित संस्करण। ग्राहक एक नज़र डाल सकते हैं, यह एक वास्तविक अच्छा उत्पाद है। पिताजी सक्सेना और सुनील सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को देखा और एक दूसरे को सिर हिलाकर कहा, यह मछली पकड़ने वाली छड़ी अच्छी लगती है। सुनील सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी अर्जुन सक्सेना को दी। अर्जुन सक्सेना ने उसे लेने से पहले कहा, 5.4 रॉड समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, और उसने हाथ बढ़ाकर वजन तोला, फिर मछली पकड़ने वाली छड़ी को बॉस की शेल्फ पर रखे इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रख दिया। इसका वजन 112 ग्राम दर्शाया गया है। छड़ी अभी असली नहीं है। अर्जुन सक्सेना की बात सुनकर बॉस तुरंत बोले, अतिथि जी, आप बकवास नहीं कर सकते। आते ही कहते हैं कि हमारी दुकान में नकली सामान बिकता है। क्या ये साइन बोर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, क्या यह नकली है? बॉस, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मुझे याद है कि आधिकारिक वेबसाइट पर इस मछली पकड़ने वाली छड़ी का वजन 130 ग्राम है और 2 ग्राम के अंदर की त्रुटि को त्रुटि माना जाता है। यह 1 दर्जन ग्राम से भी कम है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से नकली है। बॉस को इसकी उम्मीद नहीं थी। यह युवक एक विशेषज्ञ है। जब उसने उन्हें एक साथ आते देखा तो उसने सोचा कि यह युवक भुगतान करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में सामान के बारे में जानता है। बॉस सौदा गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से हैरान होने का नाटक किया और कहा, अरे, यह मछली पकड़ने वाली छड़ी तो नकली है। मैंने इसे निर्माता से ऊंची कीमत पर मंगवाया था। लगता है मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। कोई बात नहीं बॉस, प्लीज़, मेरे पास अभी भी 2 स्टॉक में हैं। गामा कार्प सीरीज़ की फिशिंग रॉड्स वाकई बहुत अच्छी हैं। चूंकि आज आप इन्हें देख चुके हैं तो इन्हें मिस न करें। इतना कहकर बॉस 2 और मछली पकड़ने वाली छड़ियां ले आया। इस बार अर्जुन सक्सेना के हिलने डुलने से पहले ही उसने छड़ियां इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर रख दीं। एक का वजन 129 ग्राम था और दूसरे का 134 ग्राम। थोड़ा बहुत अंतर होना स्वाभाविक है। अतिथिगण, ये 2 मछली पकड़ने वाली छड़ें असली होनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी ली और पिछला कवर खोला। उसकी हरकत देखकर बॉस की आंखें चमक उठीं। अर्जुन सक्सेना ने पिछला कवर खोला, अंदर की छड़ें परत दर परत निकाली, अंदर झांका और बोला, बॉस, इन दोनों में से कोई भी मछली पकड़ने वाली छड़ असली नहीं है। मछली पकड़ने वाली छड़ की भीतरी दीवार का 50,000 का होना नामुमकिन है। यह इतनी खुरदरी है। इसके अलावा अगर मुझे सही से याद है तो गामा कार्प की पूरी घरेलू प्रचलन संख्या केवल 50 है और प्रत्येक की अपनी अलग संख्या है जो आधिकारिक वेबसाइट पर पाई जा सकती है। ये दोनों नकलें अच्छा चल रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बॉस को बाजार की पहले से जानकारी नहीं थी। दोनों मछली पकड़ने वाली छड़ियों पर छपे नंबर एक जैसे हैं और आपने दोनों छड़ियां एक साथ निकाल लीं। क्या ये सच है? अर्जुन सक्सेना की बातें सुनने के बाद बॉस ने तुरंत मछली पकड़ने वाली छड़ी पर लिखे कोड पर नजर डाली। इस बार वह नाटक नहीं कर रहा था, उसने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सूखी मछलियां बैचों में पहुंचीं। उस समय उन्होंने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोड की जांच की और पाया कि कोई समस्या नहीं थी और उन्हें सीधे गोदाम में रख दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों कोड बिल्कुल एक जैसे होंगे। अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे रख दी और पापा सक्सेना और सुनील सक्सेना से कहा, चलो पापा, दुकान बदलते हैं। दोनों बार उन्होंने उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली सामान ले लिया। ऐसी दुकान बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। वे तीनों जाने वाले थे और बॉस उन्हें रोकने में शर्मिंदा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह आया और बोला, रुको तीनों। सुनील सक्सेना ने अप्रसन्न होकर कहा, आप हमें नकली सामान देकर मूर्ख बना रहे हैं और अब भी चाहते हैं कि हम आपकी दुकान से सामान खरीदें। दुकान के मालिक ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, माफ़ करना, मुझे वाकई आखिरी 2 मछली पकड़ने वाली छड़ों की उम्मीद नहीं थी। चूंकि आज मेरी मुलाकात एक पारखी से हुई है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। अगर तीनों अच्छी मछलियां खरीदना चाहते हैं तो दूसरी दुकानों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे गली में स्थित सांगजिया मछली पकड़ने के सामान पर जाएं। अपने घर की सिफारिश करने के बजाय उसने एक अन्य दुकान की सिफारिश की। पापा सक्सेना और सुनील सक्सेना दोनों को इस बात पर शक था।
सुनील सक्सेना ने कहा, क्या बॉस ने जो दुकान सुझाई है वो उनकी दुकान जैसी ही होगी? हम तो बस आगे से दुकान छोड़कर आए हैं और लगता है कि वो पीछे से आकर अपनी भड़ास निकालने के लिए फ़ोन करेंगे और वो खुद तो पैसे कमा नहीं सकते, अपने दोस्तों को कमाने दो। पापा सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, हाँ अर्जुन, चलो इस दुकान पर नहीं चलते। यह मालिक बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। उसने जो दुकान बताई है उसमें ज़रूर कोई गड़बड़ है। अर्जुन सक्सेना के विचार उन दोनों से अलग थे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मुझे लगता है कि बॉस ने जो आखिरी वाक्य कहा था वह सच हो सकता है। पिताजी, जब आप यहाँ आए थे तो आपने कहा था कि इस दर्शनीय स्थल के पास स्थित मछली पकड़ने के सामान की दुकान से आप जो भी छड़ियाँ खरीदते हैं उनमें से अधिकांश नकली होती हैं। बॉस ने बस 2 बार उठाया और नकली वाला निकाल दिया। जब हम जा रहे थे तब भी उन्होंने असली वाला नहीं निकाला। शायद इसलिए कि उनके पास असली वाला है ही नहीं। ये पैसा इसलिए नहीं है कि वह इसे कमाना नहीं चाहता, बल्कि यह जानने के बाद कि हम विशेषज्ञ हैं उसे एहसास होता है कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। मुझे लगता है कि इस सुबह के बाजार में कई दुकानें उनकी तरह ही होंगी। यहाँ से महंगे मछली पकड़ने के उपकरण खरीदना नामुमकिन है। उस दुकान में मालिक ने दुकान को धक्का दिया होगा। हो सकता है कि उसका कुछ लेना देना हो, लेकिन अंदर की चीज़ें असली होनी चाहिए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं। सुनील सक्सेना ने शब्द सुने, सिर हिलाया और कहा, तो फिर जाकर देख लो। खैर अर्जुन सक्सेना, तुम मछली पकड़ने की छड़ें इतनी अच्छी तरह जानते हो, हम मूर्ख नहीं बनेंगे। तीनों सबसे अंदर वाली गली में सांगजिया मछली पकड़ने के सामान के पास पहुंचे। बाहर ढेर सारी मछली पकड़ने वाली छड़ें थीं, जिनमें से ज़्यादातर की कीमत कुछ $100 थी, लेकिन कुछ $1000 भी। उसे बुलाना ही काफ़ी है। अर्जुन सक्सेना ने हजारों मछली पकड़ने वाली छड़ियों को देखा और पाया कि वे सभी ठीक थीं। तो अर्जुन सक्सेना ने कहा, बॉस, क्या आपके पास यहाँ उच्च श्रेणी के मछली पकड़ने के उपकरण हैं? ये शब्द सुनकर बॉस ने सिर उठाया और उन तीनों की तरफ देखा। काउंटर से बाहर आकर बोला, तुम तीनों बढ़िया सामान देखना चाहते हो। तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? उनकी दुकान देखने में साधारण सी लगती है और गली के आखिर में बाहर मछली पकड़ने के सारे साधारण से सामान रखे हैं। जब उन्हें ये सामान मिलता है तो वे फिर भी उनकी दुकान से धारदार सामान खरीदना चाहते हैं। ज़रूर किसी ने सुझाया होगा, हम अभी जियाओयू के परिवार से आए हैं, अर्जुन सक्सेना ने कहा। बॉस ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तीनों एक्सपर्ट हैं। इस गली में उनकी ऊंची नकलें बहुत अच्छी चलती हैं। तुम तीनों मेरे साथ आओ। इसमें अभी भी कुछ अच्छे मछली पकड़ने के उपकरण हैं। देखते हैं कोई उपयुक्त उपकरण मिलता है या नहीं। ये दुकान बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन अंदर का सारा सामान असली है। अर्जुन सक्सेना ने 7.2 दावा कॉगेटेड कार्प रॉड चुनी। ये रॉड उच्च स्तरीय उत्पादों में काफ़ी लोकप्रिय है और गंगली सीरीज जंगली और समुद्री मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, ये 7.2 कॉगेटेड कार्प 20 पाउंड वजन की मछलियां पकड़ सकती है। मछलियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने वाली छड़ी का शरीर बेहद खूबसूरत है और पूरा शरीर धातु का बना है। चांदी सफ़ेद बाहरी शरीर को दावगा की अनूठी लहरों के साथ जोड़ा गया है, जो युवा लोगों के सौंदर्य शास्त्र के लिए भी बहुत उपयुक्त है। डैड सक्सेना और सुनील सक्सेना ने दावा परिवार की नालीदार पोल श्रृंखला चुनी। 3 मछली पकड़ने वाली छड़ों की कीमत 20,000 से ज़्यादा है, यानी लगभग 30,000। इनमें से नालीदार कार्प सबसे सस्ता है और इसकी कीमत 10,000 रुपये से भी कम है, लेकिन अर्जुन सक्सेना को लगता है कि यह उनके लिए पर्याप्त है। जब महंगे मछली पकड़ने वाले उपकरण की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो असल में बात किफ़ायती होने की नहीं होती। मैंने इसे अपने 2 पिताओं के लिए खरीदा था और खुद भी सही उपकरण इस्तेमाल किया। शुरुआत में बॉस ने जो कीमत बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन सक्सेना को आधिकारिक वेबसाइट पर कीमत अच्छी तरह पता थी। चीन में इन दोनों लिमिटेड एडिशन रिपलिंग रॉड्स की कीमत सिर्फ 10,000 से थोड़ी ज़्यादा थी और आखिरी कीमत 29,000 थी। मैंने तीनों रॉड्स उतार दीं। जब वह मछली पकड़ने के सामान की दुकान से बाहर आया तो पिताजी सक्सेना का चेहरा आश्चर्य और गर्व भरी मुस्कान से भरा हुआ था। लैंग लैंग, पिताजी वास्तव में नहीं जानते कि आपके पास मछली पकड़ने पर इतना शोध है। मैंने अभी देखा कि आप मछली पकड़ने वाली छड़ी को किस तरह देखते हैं। आप बहुत पेशेवर हैं। मैं इतने सालों से मछली पकड़ रहा हूँ। मछली पकड़ने वाली छड़ी की असली पहचान के बारे में आपने जो बातें कहीं, उनके बारे में मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। उनके बगल में बैठे सुनील सक्सेना ने कहा, आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे घर में मछली पकड़ने के उपकरणों से भरे पूरे कमरे को मत देखिए।
लेकिन मैं ये सभी विशेष दुकानों से खरीदता हूँ और मैंने कभी भी नकली सामान खरीदने की संभावना के बारे में नहीं सोचा। पिछली बार जब सनी ने मेरे घर में सबसे अच्छा सामान चुना था तो मुझे उसी समय पता चल गया था कि वह बहुत अच्छा है। मैं आज स्टोर पर आया और बहुत ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन भाई किन, मुझे लगता है कि अर्जुन सक्सेना मछली पकड़ने में अपने ज्ञान और मछली पकड़ने की छड़ों की परख से ज़्यादा माहिर हैं। क्या भाई किन भी उस्ताद नहीं हैं? आपने अर्जुन सक्सेना के मछली पकड़ने के हुनर को सामने ला दिया है ना? पिताजी सक्सेना ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मैंने खुद ही समझ लिया और मेरा स्तर औसत ही है। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं अक्सर कुछ दोस्तों के साथ मछली पकड़ने निकल जाता हूँ। अगर आप इसे बहुत अच्छा कहते हैं तो असल में यह उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेरा लैंगलांग जूनियर हाई स्कूल में मेरे साथ मछली पकड़ने जाता था। मुझे सच में नहीं पता कि अब उसका मछली पकड़ने का स्तर क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि हम गर्मी की छुट्टियों से साथ में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन फिर बहुत सारे काम थे इसलिए मैं ये बात भूल गया। भाई सू, मैं आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कैसे मछली पकड़ रहा है। कितना शानदार है। दोनों पिता हंसते बोलते आगे बढ़े। अर्जुन सक्सेना सबसे आगे था। एक खिलौने की दुकान के पास से गुजरते हुए उसकी चाल अचानक रुक गई। जिनके घर में बच्चे हैं वे जानते हैं कि जब वे बाहर जाते हैं और किसी खिलौने की दुकान के पास से गुजरते हैं और कोई नया खिलौना देखते हैं तो वे हमेशा उसे खरीदना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए घर ले जाना चाहते हैं। सक्सेना परिवार में ये लगभग एक आम बात हो गई है। अर्जुन सक्सेना आमतौर पर बाहर जाते हैं, चाहे क्लास के लिए हो या काम के लिए। अगर लौटते समय उन्हें कोई खिलौने की दुकान मिल जाए तो वे हमेशा एक दो खिलौने उठाकर ले आते हैं और छोटा बच्चा भी खुश रहता है। इस बार अर्जुन सक्सेना की नज़र दरवाजे पर रखे मछली पकड़ने वाले खिलौनों पर पड़ी। वह नीचे बैठ गया और बॉस से पूछा, हेलो, आप ये सेट कैसे बेचते हैं? नमस्ते, यह मछली पकड़ने का संगीत 158 का सेट है, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने पूछा, क्या यहाँ केवल एक ही मछली पकड़ने वाली छड़ी है? नहीं, इतने बड़े तालाब में 30-40 मछलियाँ हैं। कुल 5 मछली पकड़ने वाली छड़ें हैं, इसलिए बड़े भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ये बहुत किफ़ायती है, बॉस ने ज़ोरदार प्रचार किया। ये खिलौना वास्तव में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसे बनाना मुश्किल नहीं है। यह एक छोटा सा गोल तालाब है। आप खेलते समय इसे पानी से भर सकते हैं और फिर विभिन्न आकृतियों की 30 या 40 छोटी मछलियों को पानी में डाल सकते हैं और फिर एक छड़ी के साथ मछली पकड़ने जा सकते हैं। ये छोटी मछलियाँ खिलौने हैं। बेशक ये उस तरह की मछली पकड़ने की तकनीक नहीं है जिसे बड़े लोग समझते हैं, लेकिन एक छोटा सा चुंबकीय मुंह बनाया गया है। मछली के मुंह में एक चुंबक होता है और मछली पकड़ने वाली छड़ी के आगे भी एक टुकड़ा होता है। छोटी मछली के मुंह के पास लाइन लगाई जाती है जिससे छोटी मछली चूसी जा सकती है। ये सिद्धांत कुछ हद तक मछली पकड़ने जैसा ही है। शिशुओं के लिए यह न केवल उन्हें मछली पकड़ना समझने में मदद कर सकता है, बल्कि उन्हें बहुत मज़ा भी दे सकता है। अर्जुन सक्सेना ने इसे खरीदने का फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलते, पापा सक्सेना ने अचानक अपने बेटे को थपथपाया और एक तरफ खींच लिया। अर्जुन सक्सेना ने कुछ शंकाओं के साथ पूछा, पापा क्या बात है? मुझे लगता है कि यह खिलौना बहुत मज़ेदार है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आज हम बड़े लोग बाहर मछली पकड़ रहे हैं और छोटे बच्चे इस खिलौने से खेल सकते हैं। पिताजी सक्सेना ने कहा, मुझे पता है कि खिलौनों का ये सेट वापस खरीदना होगा, लेकिन आपके चाचा राजेश कुमार ने मुझे विशेष रूप से बताया था कि सान्या में चीज़ें खरीदना एक सौदा होना चाहिए क्योंकि वे बहुत अधिक कीमत लेते हैं। अर्जुन सक्सेना को ये बात तब समझ आई जब उन्होंने कीमत पूछी। एक साधारण स्टॉल पर बिकने वाले इस तरह के खिलौने की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दर्जन रुपये होती है और बॉस ने एक साथ 158 रुपये मांगे। लेकिन मैं मोलभाव नहीं करूंगा पिताजी, क्या आप करेंगे? पिता किन ने भौहें चढ़ाईं, सिर हिलाया और कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अक्सर तुम्हारी माँ के साथ चीज़ें खरीदने जाता हूँ और मोलभाव का काम उन्हीं का है। दोनों ने सुनील सक्सेना की तरफ ध्यान दिया जो किनारे पर खड़ा था। सुनील सक्सेना ने भी जल्दी से सिर हिलाया और बोला, मेरी तरफ मत देखो, मैं अब और नहीं कर सकता। हमारे घर की हर चीज़ मेरी पत्नी खरीदती है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया, अपना सिर घुमाया और बॉस से कहा, बॉस ये खिलौना सस्ता है। बॉस ने तुरंत वही पुरानी बात कही, अरे यार ये सच में इतना सस्ता नहीं है। इस खिलौने को देखो, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, मुझे इसके लिए 100 रुपये से ज़्यादा चाहिए। तो चलो देखते हैं, मुझे लगता है तुम ऐसे ही दिखते हो।
हैंडसम, मैं तुम्हें इसका एक हिस्सा देकर इसे 150 रुपये में बेच दूंगा। बॉस ने कहा कि वह पहले से ही उत्साहपूर्वक सामान लादना शुरू कर चुके हैं। तीनों व्यक्ति असहाय दिखे और अंततः उन्हें 150 रुपये देने पड़े। सामान लेने के बाद अर्जुन सक्सेना ने दोनों पिताओं की ओर देखा और कहा, बाद में घर चले जाना, अगर वे पूछेंगे तो मान लेना कि उन्होंने इसे 50 रुपये में खरीदा है। पिताजी सक्सेना और सुनील सक्सेना ने घबराहट में सिर हिलाया। यदि पत्नियों को बताया जाए कि वे केवल $8 ही काटती हैं, तो शायद पत्नियां हंसते हंसते मर जाएंगी। विला में तीनों पुरुष सुबह मछली पकड़ने का सामान खरीदने के लिए बाजार गए थे। महिलाएं घर पर ही थीं। माँ और अनीता सक्सेना बच्चों को लेकर आ रही थीं और अनन्या शर्मा कल धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए बाहर ले गई थीं। सान्या में यहाँ सूरज भरपूर है, इसलिए विला में एक ड्रायर भी है, लेकिन धूप में बैठने से पराबैंगनी किरणें नष्ट हो जाती हैं और वायरस मर जाते हैं और कपड़े पहनने में अधिक आरामदायक होते हैं। जब अनीता सक्सेना आई तो उन्होंने अपनी बेटी को स्विमसूट टांगते हुए देखा। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सकी और अपनी बेटी अनन्या से पूछा, क्या तुम अर्जुन सक्सेना के साथ तैराकी करने गई थी? अपनी मां की बात सुनकर अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए सिर हिलाया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, अच्छा, परसों रात बच्चे सब नीचे थे। सुबह सुबह ऊपर जाने पर हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर तैराकी की। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी के शर्मीले चेहरे को देखा, अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई, फिर अपना सिर उठाकर अपनी बेटी के स्विमसूट को देखा और कहा, तुमने ये स्विमसूट पहना हुआ है जबकि अर्जुन सक्सेना तैर रहा है। अनन्या शर्मा तो और भी ज्यादा शर्मीली थी और वह अपना स्विमसूट तुरंत छुपाना चाहती थी, लेकिन अनीता सक्सेना ने उसे पहले ही देख लिया था और उसे दूर रख दिया था। उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और उसने सिर हिला दिया। मैंने सोचा था कि मेरी माँ को ये स्विमसूट बहुत सेक्सी लगेगा, लेकिन कौन जानता था कि अनीता सक्सेना ने कहा, आप और अर्जुन सक्सेना ऊपर अकेले तैर रहे हैं, फिर भी आपने ऐसे रूढ़िवादी स्विमसूट क्यों पहने हैं? हो, अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और लाल गालों से बोलीं, ये स्विमसूट रूढ़िवादी नहीं है। क्या ये रूढ़िवादी नहीं है? मेरी बेटी इतनी अच्छी शेप में है और बिकिनी पहनना बिल्कुल ठीक है। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, और ऊपर वाला स्विमिंग पूल आप दोनों के बेडरूम में है और उसे कोई और नहीं देख सकता। क्या ये प्राइवेट स्विमिंग पूल नहीं है? अपने ही घर में अपने पति के साथ तैरते समय तुम्हें बिकिनी पहननी होगी, मूर्ख लड़की। अनन्या शर्मा ने अपनी माँ की बातें सुनी। उसकी खूबसूरत आंखें सचमुच बड़ी हो गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य भरा हुआ था। क्या सचमुच उसकी माँ अनीता सक्सेना ने यही कहा था? ये तो बहुत खुलापन है। क्या ऐसा हो सकता है कि अब विवाहित होने के कारण मेरी माँ इतनी अपमानजनक हो गई हैं? पहले जब मेरी माँ मुझसे बात करती थी तो वह बहुत रूढ़िवादी होती थी और स्कूल में प्यार में न पढ़ने की सलाह देती रहती थीं। मैंने उसके लिए जो कपड़े खरीदे थे उनमें से अधिकांश बहुत पारंपरिक थे, यहाँ तक कि स्कर्ट की लंबाई भी घुटनों से ऊपर थी। अब मेरी माँ वास्तव में उसे बिकनी पहनने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनन्या शर्मा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने शर्माते हुए सिर हिलाया और बोली, मॉम, बिकिनी तो बहुत ज्यादा है। ये स्विमसूट तो पहले से ही काफ़ी सेक्सी है। मैं पहले इसे खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिया मेहता ने मुझे इसे पहनने के लिए कहा। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर देखा, अपनी आवाज़ धीमी की और मजाक में कहा, बच्ची, तुम पहले से ही माँ हो और फिर भी इतनी शर्मीली हो। माँ के सामने इतनी शर्म क्यों? अर्जुन सक्सेना के सामने तो शर्माने की ज़रूरत ही नहीं। इस स्विमसूट का आगे का हिस्सा कसकर लपेटा हुआ है। क्या ये रूढ़िवादी नहीं है? आप और अर्जुन सक्सेना सिर्फ 20 साल के हैं और आपका फिगर बहुत अच्छा है। जब आप दोनों साथ हों तो आपको सेक्सी कपड़े पहनने चाहिए और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी और रौनक लानी चाहिए। अनन्या शर्मा वास्तव में इस विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसने जल्दी से अपनी माँ को दिखाने के लिए स्विमसूट के दूसरी तरफ पलट दिया। माँ, ये स्विमसूट वास्तव में रूढ़िवादी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी पीठ खोखली है। अनीता सक्सेना ने स्विमसूट की पूरी तस्वीर देखने के बाद सिर हिलाया और कहा, यह डिज़ाइन बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी बिकनी जितना अच्छा नहीं है। अनीता सक्सेना की बात खत्म होते ही उन्हें अचानक कुछ ख्याल आया। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और उनकी नज़र उसके पेट पर पड़ी। अनन्या, क्या तुम ये स्विमसूट इसलिए पहन रही हो क्योंकि तुम्हारे पेट पर खिंचाव के निशान अभी तक ठीक नहीं हुए हैं? इस स्विमसूट का पिछला हिस्सा तो पूरी तरह खोखला है, लेकिन आगे का हिस्सा कसकर लपेटा हुआ है। बस यही संभावना है कि बेटी अपने पेट पर पड़े स्ट्रेच मार्क्स को छुपाना चाहती हो। स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर महिलाएं बहुत चिंतित रहती हैं। आखिरकार हर कोई चाहता है कि उसका शरीर गोरा और बेदाग हो।
अनन्या शर्मा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मेरे स्क्रैच मार्क्स अब ठीक हो गए हैं और मेरे पेट पर कोई निशान नहीं है। मुझे लगता है कि इस सेट को सेक्सी बनाना आसान है। सच में सेक्सी होने के लिए बिकिनी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप आगे से इस तरह कसकर लपेटते हैं तो क्या संयम का प्रलोभन नहीं होता। ये शब्द कहने के बाद अनन्या शर्मा के गाल पूरी तरह से जल गए। अनीता सक्सेना अपनी बेटी के आइडिया से बहुत संतुष्ट थी, मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा यही आइडिया है तो कोई बात नहीं। तुम चाहे किसी भी तरह के कपड़े पहनो, तुम्हें और अर्जुन सक्सेना को क्या पसंद है, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अनीता सक्सेना ने पूछा, क्या आपके स्क्रैच मार्क्स सचमुच ठीक हो गए हैं? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। आसपास किसी की ओर न देखते हुए उसने धीरे से अपने छोटे बाजू के कपड़े का हेम ऊपर उठाया, जिससे उसका निर्दोष पेट दिखाई देने लगा। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी के पेट को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। ये सब सचमुच खत्म हो गया है। यह आश्चर्यजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्क्रैच मार्क्स बनेंगे और ठीक भी हो सकते हैं। भले ही यह आधुनिक चिकित्सा सौंदर्य शास्त्र हो, ये कुछ छोटे निशान छोड़ देगा, लेकिन आप अपने पेट पर कोई निशान नहीं देख सकते हैं। मुझे याद है पिछली बार जब मैं झोंघाई गई थी तो पेट पर खिंचाव के निशान थोड़े से हल्के हो गए थे, लेकिन अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ हल्के निशान जरूर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये सीधे दिखाई नहीं देंगे। ये कहते हुए अनन्या शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना मुझे मालिश करने में मदद करने पर जोर दे रहे हैं और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति से गर्म सेक हर दूसरे दिन एक बार होती है और यह कभी नहीं गिरी। ये स्क्रैच मार्क्स आधे महीने पहले दिखाई दिए थे, अब सब गायब हो गए हैं। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की बातें सुनी, सिर हिलाया और कहा, आपके अर्जुन सक्सेना के पास कहने के लिए सचमुच कुछ नहीं है। न सिर्फ ये क्षमता है बल्कि ये धैर्य भी है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं कुछ महीनों तक तुम्हें मालिश और गर्म सेक देने पर जोर दे सकता हूँ और आम आदमी शायद ये नहीं कर पाएंगे। अनन्या, तुम्हें ये बातें अपने दिल में रखनी होंगी। लहरें भी बेहतर हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ माँ, अर्जुन सक्सेना और मैं एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वह जीवन में अधिक शक्तिशाली है इसलिए वह मेरा और बच्चों का अधिक ख्याल रखता है। अनीता सक्सेना ने कहा, माँ अर्जुन सक्सेना जैसे अच्छे आदमी से मिलकर और आपको उनके हवाले करके बहुत खुश हैं। वैसे अर्जुन सक्सेना का भारतीय चिकित्सा का स्तर वाकई लाजवाब है। स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसी समस्या है जिससे कई बेटियां परेशान हैं, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी लाचार हैं। अगर आपको पता है कि हमारे परिवार में अर्जुन सक्सेना इतने हुनरमंद हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग होंगे। लोग उनसे मदद मांगने आते थे। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने अहंकार से कहा, मैं नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले। अनीता सक्सेना को तुरंत एहसास हो गया कि उनकी बेटी ईर्ष्यालु है। आखिर स्ट्रेच मार्क्स तो लंबे पेट पर ही होते हैं और उन्हें गर्म सेक और मालिश से ठीक करना ज़रूरी है, और ये निशानियां तो औरतें ही हैं। अनन्या शर्मा नहीं चाहती कि अर्जुन सक्सेना की कला को कोई और सामान्य मानकर देखे। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जब माँ दूसरे बच्चे को जन्म देंगी तो आप अपने परिवार के अर्जुन सक्सेना से कहेंगी कि वे आपके पापा को तकनीक और नुस्खे सिखाएं, और मैं आपके पापा से कहूंगी कि वे मुझे मालिश और गर्म सेक दें। क्या ये ठीक है? अनन्या शर्मा को लगा कि उसकी असलियत समझ ली गई है और वो शर्मा गई। माँ, ये क्या कह रही हो? बेशक, अर्जुन सक्सेना और मैं आपके बिजनेस के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 8:30 बजे अर्जुन सक्सेना और वे तीनों वापस आए। प्रत्येक के हाथ में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी का डिब्बा और एक बड़ा मछली पकड़ने वाला खिलौना था। घर पर अनन्या शर्मा और दोनों माताओं ने बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री और सामान तैयार किया तथा सीधे उस बंदरगाह पर पहुंच गई जहां नौक स्थित है। सुनील सक्सेना द्वारा भेजी गई नौक एक विशेष गोदाम में है जिसके ठीक नीचे समुद्र है। सामने की लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर खींचकर नौक को सीधे ले जाया जा सकता है। इसे आमतौर पर गोदाम में इसलिए रखा जाता है ताकि हवा और धूप वगैरह से नुकसान न हो। जब उसके नए मालिक अर्जुन सक्सेना पहुंचे तो उन्हें रखने का प्रभारी व्यक्ति तुरंत चाबियां देने आया, फिर गोदाम खोला और उन्हें नौक देखने के लिए अंदर जाने दिया। नौक का बाहरी भाग शुद्ध सफ़ेद है, ऊपरी स्तर पर चांदी की धातु की बाड़ और ट्रिम है। समग्र रूप बहुत अच्छा है। और सुनील सक्सेना ने बताया कि उन्होंने इसे खरीदा था, 2 बार इस्तेमाल किया था और लाइब्रेरी में रखा था। यह अच्छी तरह से संरक्षित था और बिल्कुल नया जैसा ही दिखता था। नौक के ऊपर और नीचे 3 मंजिलें हैं। निचली मंजिल पर 2 शयनकक्ष हैं जिनमें शौचालय और स्नानघर हैं। ऊपरी मंजिल पर एक कैब, एक क्षेत्र, एक मनोरंजन क्षेत्र और एक रसोई घर है।
इस मंजिल के बाहर आगे और पीछे के डेक हैं जो पारदर्शी कांच की खिड़कियों से घिरे हैं। दृश्यावली बेहतरीन है। सबसे ऊपरी मंजिल पर भोजन कक्ष और एक बड़ा गोलाकार सोफा है जो दोनों ओर से खोखला है, जिससे आप समुद्री हवा का आनंद लेते हुए सीधे समुद्र के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अनीता सक्सेना ने बड़ी नौक को देखा, खुशी से मुंह बंद हो गया और अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, ये नौक वाकई बहुत अच्छी लग रही है। न सिर्फ सुंदर बल्कि अंदर काफी जगह भी है। हमारा परिवार खेलने के लिए समुद्र में जाता है, वहां करने को बिल्कुल भी कुछ नहीं है। उसके स्वर में बहुत गर्व था। हालांकि यह नौक उसके बेटे को किसी और ने दी थी, पर उसका बेटा इतना सक्षम था कि कोई उसे इतना महंगा उपहार दे सकता था। यह उनके बेटे की ताकत का सबूत है। अनीता सक्सेना ने यॉट के चारों ओर देखने के बाद अपने बगल में बैठे सुनील सक्सेना से कहा, बूढ़े सू, ये यॉट वाकई बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारी यॉट से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर सुनील सक्सेना थोड़ा उदास तो हुए, लेकिन उन्हें यह भी मानना पड़ा कि यह नौक उनकी नौक से बेहतर दिखती है, जगह और आंतरिक बनावट दोनों ही लिहाज से बेहतर। तो सुनील सक्सेना ने कहा, हम कई सालों से यॉट खरीदते आ रहे हैं। इस यॉट को खरीदे हुए अभी 2 साल हुए हैं। क्या दोनों की तुलना एक साथ की जा सकती है? बाद का शोध और विकास निश्चित रूप से पहले वाले शोध और विकास से कहीं ज्यादा उन्नत है। इस नौक में लगे मनोरंजन के उपकरणों को देखिए। उस समय इतनी सारी चीजें मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? अनीता सक्सेना ने सुना कि उनका स्वर गलत था। उसने आवाज धीमी करके पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अब भी अपने दामाद की नाव से जलन हो रही है? सुनील सक्सेना ने आंखें घुमाते हुए कहा, जलन किस बात की है? अर्जुन सक्सेना के पास इतनी अच्छी याट है और मेरी बेटी भी मेरे साथ उसका मजा ले सकती है। इसमें जलन की क्या बात है? मुझे लगता है आपका विचार ठीक नहीं है। हमारे अपने परिवार में भी यॉट हैं। आप दूसरों की यॉट देखकर कैसे सोच सकते हैं कि आपकी अपनी यॉट अच्छी नहीं है? नया पसंद और पुराना नापसंद, यह विचार ठीक नहीं है। अनीता सक्सेना इतनी आलसी थी कि उनसे बहस नहीं कर सकी और बच्चों की ओर देखने लगीं। तीनों छोटे बच्चों को पता लग गया था कि नौक उनकी है और वे बहुत उत्साहित थे। आरव खुशी खुशी बीच में बने आरामगाह में रेंगता रहा, जिससे सक्सेना के पिता और माता चिंतित हो गए और परिवार के सबसे बड़े पोते के पीछे ही रह गए। हालांकि नौक का स्थान बहुत बड़ा है, ये घर से बेहतर नहीं है। अधिक मनोरंजन उपकरण रखने के लिए अंदर की चीजें थोड़ी भीड़भाड़ वाली हैं। छोटा लड़का इस तरह रेंग रहा है। किनपा और किन चिंतित हैं कि वह एक दूसरे से टकरा जाएगा और फिर मैं छोटे लड़के के मूड को प्रभावित नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे सावधानी से उसकी रक्षा करनी होगी। दोनों छोटी बहनें आन्या और रिया ऊपर बड़े सोफे पर बैठी थीं और खुशी से लोटपोट हो रही थीं। चमड़े का सोफा उन दोनों के लिए 1 दर्जन या 20 चक्कर लगाने के लिए काफी था। पापा सक्सेना ने के साउंड डिवाइस चालू किया और उसने तुरंत धीमे गाने बजाने शुरू कर दिए। जैसे ही केशिन ने संगीत सुना, उसने तुरंत रोल करना बंद कर दिया और उत्सुकता से ऊपर देखने लगी। पिताजी सक्सेना ने ध्वनि की जांच करने के लिए माइक्रोफोन उठाया, ये देखने के लिए कि उपकरण में कोई समस्या तो नहीं है। आखिरकार सुनील सक्सेना और बाकी लोग पहले कभी यहाँ नहीं आए थे और उन सभी को संबंधित कर्मचारियों ने ही रखा था। जब केशिन ने दादाजी को गाते सुना तो वह उत्साहित होकर चिल्लाई, दादाजी, हाँ हाँ हाँ। पापा सक्सेना ने अपनी छोटी पोती की ओर देखा और प्रसन्नता से बोले, क्या मेरी रिया भी गाना चाहती है? केशिन की नज़रें उसके दादाजी के माइक्रोफोन पर पड़ीं। वह स्पष्ट रूप से इस चीज़ के बारे में उत्सुक थी। उसने महसूस किया कि संगीत से पहले केवल यही चीज़ थी। पिताजी सक्सेना ने माइक्रोफोन लिया और उसे छोटे बच्चे के मुंह पर निशाना साधा। केशिन तुरंत उत्साह में चिल्लाया, हाँ। पूरे कमरे में एक तेज आवाज़ गूंजी जिसने सबको चौंका दिया। छोटे बच्चे की आवाज़ पहले तो तीखी थी, लेकिन जब वह माइक्रोफोन से निकली तो वह तुरंत कई गुना तेज हो गई। जमीन पर लेटा आरव रेंगना बंद कर दिया। उसका छोटा सा चेहरा असमंजस और उलझन से भरा हुआ था, मानो उसे पता ही न हो कि उसकी बहन की आवाज़ अचानक इतनी तेज क्यों हो गई। आन्या ने भी आश्चर्य से बगल में बैठी अपनी बहन की ओर देखा। दरअसल सबसे ज्यादा हैरान तो खुद के शिन को ही होना पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आवाज़ अचानक इतनी तेज क्यों हो गई और एक गूंज क्यों उठी। नन्ही बच्ची एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अचानक रोने को हुई। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी के हाव भाव देखे और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अपनी बेटी को रोने से पहले ही रोकना था, वरना उसे मनाने में काफ़ी वक्त लग जाता। अनन्या शर्मा ने जल्दी से माइक्रोफोन उठाया और माइक्रोफोन पर एक लोरी गाई, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बच्चों को सुलाने के लिए किया जाता है।
अपनी माँ की कोमल आवाज़ सुनकर केशिन ने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा। उसने पाया कि इसका उपयोग करने के बाद उसकी माँ की आवाज़ तेज हो गई, इसलिए यह उसकी अपनी गलती नहीं थी और छोटा बच्चा अब डरता नहीं था। उथल पुथल बहुत शांति से शांत हो गई। जब छोटे बच्चे माइक्रोफोन के साथ खेलने चले गए तो अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और उनके बगल में बैठे अर्जुन सक्सेना ने पूछा, अनन्या, क्या तुम्हें ये नॉब पसंद है? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये पसंद है, यहाँ काफ़ी जगह है और नीचे 2 बेडरूम है जहाँ आप आराम कर सकते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं तो इस तरह की नाव के साथ आप अक्सर खेलने के लिए समुद्र में जा सकते हैं। तो चलो इस यार्ड को वापस जोंग हाई ले चलते हैं। चूंकि तुम्हें ये पसंद है, जोंग हाई में समुद्र और नदी भी है और जब भी खेलने जाना हो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा। वह इन नौकाओं से भी काफ़ी संतुष्ट हैं जो यहाँ आने से पहले उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर हैं। अगर वह इन्हें यहीं रखेंगे तो भविष्य में इनके इस्तेमाल के मौके कम ही मिलेंगे, जो कि एक तरह से बेकार होगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ो अर्जुन सक्सेना, नौक परिवहन बहुत झंझट भरा काम है और मुंबई के समुद्र तट पर सभी जगहों पर नौकाएं नहीं रखी जा सकती। हमारे पास नौकाओं का उपयोग करने के ज़्यादा मौके नहीं हैं और इससे होने वाले फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं। इसे यहीं छोड़कर किराए पर दे देना ही बेहतर है। इतनी अच्छी याट का साल भर का किराया तो बहुत होगा, अनन्या शर्मा ने चतुराई से कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए, सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आगे जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुंबई में और भी आलीशान घर खरीदेंगे। नौका औपचारिक रूप से रवाना हो गई और नौकायन का जिम्मा सुनील सक्सेना के हाथों में था। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद आसपास का माहौल देखने के बाद बहुत शांति महसूस हुई तो उन्होंने नौक यहीं खड़ी कर दी। जब सब लोग डेक पर पहुंचे तो चारों तरफ नीला समुद्र था। एक नज़र में ही लोगों को सुकून और खुशी का एहसास हुआ। पिताजी सक्सेना ने कहा, मैं घोंसले के लिए तैयार चारा ले आता हूं और हम बाद में मछली पकड़ सकेंगे। लैंगलांग, चलो आज एक प्रतियोगिता करते हैं। यूं ही मछली पकड़ने जाना बोरिंग है। तुम्हारे ससुर कहते हैं कि तुम कमाल हो। मैंने तुम्हारे पापा को पहले कभी नहीं देखा। जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो उनका दिल अचानक काया हो गया। पिछली बार अर्जुन सक्सेना से मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हारने का अनुभव अभी भी मेरे जहन में ताज़ा है। अब उसे और अर्जुन सक्सेना को फिर से मुकाबला करने दो, उसे गालियां ढूंढने का इतना शौक नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है पापा, ससुर जी, चलो एक मैच खेलते हैं। आज हम बड़ी मछलियां नहीं पकड़ना चाहते। चलो कुछ समुद्री भोजन पकड़ते हैं और मैं बाद में आपके लिए समुद्री भोजन बनाऊंगा। समुद्री भोजन की बात सुनकर सुनील सक्सेना तरोताजा हो गए और तुरंत बोले, ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं। पिताजी सक्सेना ने घोंसला बनाने के बाद तुरंत मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार करना शुरू कर दिया। सुनील सक्सेना भी सक्रिय रूप से तैयारी में लगे रहे। अगर कोई काम अच्छा करना चाहता है तो उसे पहले अपने हथियार को धार देनी चाहिए। वे सभी इस सिद्धांत को समझते हैं। अर्जुन सक्सेना को कोई जल्दी नहीं थी। घोंसला बनाने में कम से कम आधे घंटे का समय लगा। उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी एक तरफ रख दी और अनन्या शर्मा की तरफ चल दिया। अनन्या शर्मा 3 बच्चों को नए खिलौने खोलने के लिए ले जा रही हैं। अर्जुन सक्सेना, तुमने ये खिलौना बहुत बढ़िया खरीदा है। तुम बाद में डेक पर मछली पकड़ोगे और बच्चे अंदर मछली पकड़ सकते हैं। ये सेट तो पूरा है, कितने का है? अनन्या शर्मा ने यूं ही पूछा, लेकिन अर्जुन सक्सेना का गला रुंध गया। उसने कहा, 50 रुपए। ठीक है, पर सुबह के बाजार में दाम वाजिब ही हैं। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी लगा कि इस खिलौने को 50 में बेचना वाजिब है। दोनों बच्चों को मछली पकड़ना सिखाते हैं। ये काम बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि उनकी सूक्ष्म मोटर स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती। छोटी मछली पकड़ने वाली छड़ी को पकड़कर छोटी मछली के मुंह में चुंबक को संरेखित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ठीक इसी वजह से यह खिलौना बच्चों के खेलने के लिए उपयुक्त है। बड़ों के लिए तो यह मछली अपनी इच्छा से पकड़ी जा सकती है, लेकिन बच्चों को मज़े के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। तीनों छोटे बच्चों को मछली पकड़ने के लिए खिलौना मछली पकड़ने वाली छड़ का उपयोग करना सिखाया गया और पिताजी सक्सेना चिल्लाए, लांग लांग, ये लगभग आ गया है। मैं देख रहा हूं कि मछलियां पानी के नीचे से आ गई हैं। चलो मछली पकड़ना शुरू करें। अनन्या शर्मा ने कहा, चलो। अर्जुन सक्सेना उठकर डेक पर चला गया। दोनों पिता पहले से ही मछली पकड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। अर्जुन सक्सेना ने शांति से मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई।
जब अर्जुन सक्सेना ने मछली पकड़ने वाली छड़ी लगाई, तब तक पिताजी सक्सेना एक मछली पकड़ चुके थे, जो कि आधे से थोड़ी अधिक बड़ी थी। पापा सक्सेना खुशी से हंसे, भाई सू, जाने दे, मेरे घर की लहरें अभी शुरू नहीं हुई हैं। सुनील सक्सेना जानता था कि अर्जुन सक्सेना जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसमें उससे आगे निकलने की क्षमता है। सुनील सक्सेना, जो उससे दुर्व्यवहार झेल चुका था, इतना आशावादी नहीं था। उस समय डैड सक्सेना का रूप देखकर उसे बाद में डैड सक्सेना की जवाबी हत्या के सदमे भरे चेहरे का ख्याल आ गया था। हालांकि सुनील सक्सेना ने मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा तो वे खुश हुए बिना नहीं रह सके। पिताजी सक्सेना ने मछली को बाल्टी में डाल दिया और खुशी खुशी मछली पकड़ने के लिए चारा डालना जारी रखा। उधर अर्जुन सक्सेना को आखिरकार हुक मिल गया और उसने हुक नीचे फेंका। आधे मिनट में ही उसने हुक ऊपर खींच लिया और 1 पाउंड समुद्री बास ऊपर आ गया। पापा सक्सेना चौंक गए, इतनी जल्दी मछली फंस गई। अर्जुन, तू कितना भाग्यशाली है। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। सुनील सक्सेना बोले, मेरे ससुर जी, मुझे डर है कि यह भाग्य नहीं है। ये कहते हुए उसने एक मछली भी पकड़ी, एक समुद्री बास जिसका वजन लगभग आधा केजी था। पिताजी सक्सेना ने कहा, सभी को कुछ न कुछ लाभ हुआ है, ये ठीक है, यहाँ समुद्र में मछली पकड़ना वास्तव में अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अर्जुन सक्सेना ने फिर से हुक नीचे फेंका। इस बार लगभग 1-2 मिनट बाद उसने 1 पाउंड का टर्बोट पकड़ा। पापा सक्सेना चौंक गए और बोले, क्या बात है अर्जुन, तुम इतनी जल्दी मछलियां कैसे पकड़ लेते हो। इसके बाद तीसरा और चौथा आया, दोनों लगभग 3 मिनट के भीतर। पिता सक्सेना दंग रह गए। उन्होंने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे फेंक दी और नीचे समुद्र देखने के लिए अपने बेटे के पास दौड़े। ये ठीक नहीं है, मैंने इस घोंसले में सब मछलियां मार दी हैं। तुम्हारे पास इतनी सारी मछलियां क्यों हैं? अर्जुन सक्सेना बोला, पापा, इसका घोंसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सही कोन और छड़ी फेंकने का हुनर सीख गए तो मछली जल्दी फंस जाएगी। आपको रॉड फेंकने के कोन और तकनीक पर भी नियंत्रण रखना होगा। आप इस चीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ताकत को नियंत्रित करना आसान नहीं है, और समुद्र में अभी भी हवा चल रही है। सटीकता बहुत मुश्किल है, किंग डैड ने कहा। बातचीत करते समय अर्जुन सक्सेना ने फिर से मछली पकड़ ली, जिसे देखकर पिताजी सक्सेना दंग रह गए। सुनील सक्सेना ने सीधे कहा, ठीक है, अर्जुन सक्सेना की बाल्टी में 6 मछलियां हैं। मैं लगभग हार मान चुका हूं। मैं तुम्हें यहां मछली पकड़ते हुए देखूंगा। अर्जुन सक्सेना ने सुनील सक्सेना के लिए एक स्टूल उठाया और फिर पिताजी सक्सेना की बात का जवाब दिया। ठीक है, आपको हवा की दिशा और गति का पहले से ही अंदाज़ा लगाना होगा, और आपकी नज़र भी अच्छी होनी चाहिए। जब आपको पता चले कि मछली कहाँ से गुजर रही है, तो बस हुक फेंकिए और चारा हिलने लगेगा। इस प्रक्रिया में मछली पकड़ना सबसे आसान होता है। पिताजी सक्सेना ये सुनकर दंग रह गए। एक मछुआरे होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से इन सिद्धांतों को समझते थे, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल था, है ना? मेरे बेटे ने इतना उच्च कौशल कब सीखा? मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे को पहले मछली पकड़ना इतना पसंद था। अर्जुन सक्सेना मछलियों को दाना डालते रहे। चारा डालने और कांटा डालने में लगने वाला समय मछली के इंतजार के समय से लगभग ज्यादा था। उनकी बाल्टी तेजी से भर रही थी। सुनील सक्सेना अपनी बाल्टी अर्जुन सक्सेना के पास ले आए ताकि वे उसमें मछलियां डाल सकें। मछलियों से भरी बाल्टी को देखकर सुनील सक्सेना बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि ये छोटी मछलियां जल्द ही समुद्री भोजन में बदल जाएंगी, और यह कि अर्जुन सक्सेना ने इसे स्वयं बनाया है। वे उत्साहित हो गए। माँ और अनीता सक्सेना चिल्लाईं, और वे सभी देखने के लिए इकट्ठा हो गईं। क्या हो रहा है? मैं अंदर से तुम्हारी बातें सुन रही थी। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की तरफ देखा और कहा। अर्जुन के पिता ने हूटिंग का इशारा किया, अपनी पत्नी की ओर देखा और फुसफुसाए, मेरे बेटे को देखो, वह 1 मिनट में 1 से भी कम मछली पकड़ रहा है, जो बहुत तेज है। माँ और अनीता सक्सेना दोनों चौंक गईं। वे कुछ मिनट तक खड़ी रहीं, और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को तेजी से मछली पकड़ते देखा तो वे दोनों दंग रह गईं। लैंग लैंग, तुम इतनी जल्दी क्यों हो? तुमने तो बस कुछ ही मिनटों में कई मछलियां पकड़ लीं। इससे पहले तुम्हारे पापा पूरा दिन बाहर जाकर 1 दर्जन मछलियां लाते थे। माँ ने हैरानी से पूछा। अनीता सक्सेना ने कहा, पिछली बार अर्जुन सक्सेना ने अहमदाबाद में 20 पाउंड से ज्यादा वजन की एक बड़ी मछली पकड़ी थी। उस समय मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब मैं उसे खुद मछली पकड़ते हुए देख रही हूँ तो यह वाकई हैरान कर देने वाला है। अर्जुन सक्सेना को मछली पकड़ने वाला कहा जाता है। तुम लोग अक्सर मजाक करते हो।
अर्जुन सक्सेना को मछली पकड़ते देखना उन मछली पकड़ने वाली प्रतियोगिताओं से ज़्यादा मज़ेदार है जो तुम अक्सर देखते हो। ये बहुत शक्तिशाली है। औसतन एक मछली 1 मिनट से ज़्यादा समय तक जीवित रहती है। आज हम बहुत सारी मछलियां वापस नहीं लाएंगे। ये देखकर पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई सू की दूरदर्शिता बहुत है। लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी। बेटा, तुम्हारा मछली पकड़ने का स्तर सचमुच हमारी पहुंच से बाहर है। 1 घंटे तक मछली पकड़ने के बाद 3 बाल्टियां तथा एक बड़ा भंडारण बक्सा भर गया। अर्जुन सक्सेना ने समुद्री भोजन तैयार करना शुरू किया। इस बार पकड़ी गई सभी मछलियां ताज़ी समुद्री मछलियां हैं, जिनमें से एक का वजन लगभग 8 पाउंड है। अर्जुन सक्सेना इस मछली से उबली हुई मछली और खट्टी मीठी मछली के साथ साथ उबले हुए समुद्री बास, टूना साशिमी और ऑक्टोपस का सूप बनाने का इरादा रखते हैं। फिश साशिमी, सॉस में ग्रिल्ड बैटफिश, उबले हुए बड़े केकड़े। ये समुद्री भोजन का एक शानदार भोज है। बेशक बच्चों का भी इसमें हिस्सा है। अर्जुन सक्सेना ने ताज़ा कॉड मछली को साफ किया, बैंगनी रंग के कैसेरोल में नरम दलिया पकाया, फिर ताज़ा कॉड प्यूरी डाली और उसे सुबह लाए गए कद्दू से मिलाया। यह मीठा और स्वादिष्ट था और रंग भी आकर्षक था। 3 छोटे बच्चों का दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद वयस्क लोग खाना खाने के लिए ऊपरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां में चले गए। एक के बाद एक समुद्री भोजन लाया गया। ताज़ा समुद्री हवा के साथ उमामी हर जगह फैल गई। सक्सेना के पिता और माता ने व्यंजनों से भरी बड़ी मेज की ओर देखा। उनकी आंखें राहत और गर्व से भरी थीं। पिछली बार मैंने अपने बेटे के हाथ की पूरी मछली नहीं खाई थी। इस बार बहुत अफसोस हो रहा है, अनीता सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने फोटो खींचते हुए कहा, इससे भी अधिक, मेरी सास, ये समुद्री भोजन और भी अधिक भरपूर है, न केवल बड़ी मछलियों के साथ बल्कि केकड़ों, ऑक्टोपस और झींगों के साथ भी। उसने अपने द्वारा खींचे गए फोटो और वीडियो को पारिवारिक समूह में भेजा और बाईसीसी ने सबसे पहले जवाब दिया। चचेरी बहन फिर से स्वादिष्ट है। आंटी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। श्री सू ने सीधे वीडियो टाइप किया। क्या तुम छुट्टियां मनाने सान्या गई थीं? क्या तुमने ये समुद्री भोजन सान्या से खरीदा था? बगल में बैठी बुजुर्ग महिला ने पूछा। अनीता सक्सेना ने गर्व से कहा, माँ, ये सब अर्जुन सक्सेना ने ही पकड़े हैं और अर्जुन सक्सेना ने ये व्यंजन खुद बनाए हैं। पिछली बार जब श्री सू और श्रीमती सू ने लखनऊ में अर्जुन सक्सेना की कारीगरी का स्वाद चखा था तो उन्हें आज भी उसकी याद ताज़ा है। शब्द सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत मजबूत नहीं हैं, अन्यथा हमें सान्या के लिए उड़ान भरनी होगी और अर्जुन सक्सेना के समुद्री भोजन का स्वाद लेना होगा। बुजुर्ग महिला सू ने खुश होकर कहा, याक्सियन, तुम अर्जुन सक्सेना को अकेले कैसे व्यस्त रहने दे सकती हो? वो मछली पकड़ रहा है और समुद्री भोजन बना रहा है। तुम भी मदद कर सकती हो और दूसरे लोगों के बच्चे भी तो छुट्टियों पर जा रहे हैं, है ना? वृद्ध महिला ने अपने पोते की भी रक्षा की। अनीता सक्सेना मुस्कुराए और बोली, माँ, आप मुझे मदद न करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपने बेटे से पूछिए, मुझे शुरू करने दो। उसे अर्जुन सक्सेना की कारीगरी बहुत पसंद है और मेरा खाना पसंद नहीं। सुनील सक्सेना ने खाते हुए कहा, माँ, मैं भी अर्जुन सक्सेना के बारे में सोच रहा हूँ। अगर अर्जुन सक्सेना द्वारा पकड़ा गया समुद्री भोजन कोई और बनाए तो क्या यह इतने ताज़ा समुद्री भोजन की बर्बादी नहीं होगी? मैडम सू ने अपने बेटे को घूरा और अनीता सक्सेना से अर्जुन सक्सेना को अपना सेल फोन देने के लिए कहा और कहा, बच्चे, अपने ससुर को अपनी देखभाल करने मत दो। तुमने अपनी छुट्टी खो दी, मज़े करो और आराम करो। वह समुद्री भोजन खाना चाहता है, उसे खुद दुकान पर जाने दो, इसे खरीदो। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, दादी, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत आसान है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब लोग अच्छा समय बिताएं और मज़े करें। जब वृद्ध महिला सू ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो वह मुस्कुराकर बोली, तुम बच्चे सचमुच विचारशील और सावधान हो और तुम दूसरों का ख्याल रख सकते हो। वृद्ध महिला ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और अब वह अधिक संतुष्ट हो गई। दादी, चलो बाद में चलते हैं। अर्जुन सक्सेना सुबह से व्यस्त है और अभी तक खाना नहीं खाया है, अनन्या शर्मा ने एक तरफ से कहा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद बुजुर्ग महिला जोर से हंसने लगी और बोली, ठीक है, मेरी अनन्या अपने पति से प्यार करती है। बूढ़े आदमी, मैं आपको फ़ोन देती हूँ, वीडियो बंद कर देती हूँ। फ़ोन आउटगोइंग पर था और बुढ़िया की बातें सबने सुनी। अनन्या शर्मा थोड़ी शर्मिंदा हुई और सिर झुकाकर शर्मा गईं और अर्जुन सक्सेना को एक बड़ा केकड़ा पकड़ा दिया। जब अनीता सक्सेना और माँ ने ये देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से खेलने के लिए बाहर जाना भावनाओं को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
अनन्या शर्मा ने खाना खाया ही था कि अचानक उन्हें प्रिया मेहता का संदेश मिला। प्रिया मेहता, अनन्या, सान्या में तुम्हारा समय कैसा रहा? क्या तुम स्विमिंग करने गई थीं? क्या मैंने तुम्हारा खरीदा हुआ स्विमसूट इस्तेमाल किया? क्या तुम्हारे अर्जुन सक्सेना को नाक से खून आया था? ये खबर देखकर अनन्या शर्मा ने अनजाने में फ़ोन अपने पास ले लिया। प्रिया मेहता इतनी लापरवाह थीं कि उनसे बात नहीं कर पाती थीं और अर्जुन सक्सेना यह नहीं देख पाते थे। अनन्या शर्मा भी स्विमसूट वाले मुद्दे पर जवाब देने में अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने टेबल पर रखे सीफूड डिनर की तस्वीर खींचकर भेज दी। अनन्या शर्मा, आज मैंने एक नौक समुद्र में घुमाई। ये समुद्री मछली पकड़ने का शानदार अनुभव है। अर्जुन सक्सेना ने समुद्री भोजन का आनंद लिया। प्रिया मेहता, मैं अपनी आंखों से लार बहते हुए देख सकती हूँ। प्रिया मेहता, मैं तुरंत सान्या के लिए उड़ान भरना चाहती हूँ। अनन्या शर्मा, तो चलो, हमें नए साल के बाद वापस जाना है और हम कुछ दिन और रुकेंगे। प्रिया मेहता, जिक्र मत करो, मुझे नए साल पर बिजनेस ट्रिप पर जाना था, तो छुट्टियां तो विदेश में ही बिता पाऊंगी। छी। एक सामाजिक प्राणी का जीवन वाकई बहुत कठिन होता है, हर पल नौकरी छोड़ने का मन करता है। वाह अनन्या, तुम्हें जल्दी से कंपनी शुरू करनी होगी। प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, मैं भी तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ और सी फूड डिनर भी करना चाहती हूँ। प्रिया मेहता, पिछली बार मैं पूरी मछली नहीं खा पाई थी और इस बार सी फूड भी नहीं खा पाए। मुझे बहुत दुख है। अनन्या शर्मा ने उसके द्वारा भेजे गए दयनीय भावों वाले पैक्स को देखा और अपना सिर नीचे करके हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। बगल में अर्जुन सक्सेना ने छिलके उतारे हुए झींगे उसके कटोरे में डाल दिए। सिर झुकाकर पूछा, तुम इतनी खुश होकर किससे बातें कर रही हो? अनन्या शर्मा ने कहा, ये प्रिया है। जब उसने सी फूड दावत देखी तो वह भी आना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे नए साल के दिन काम के लिए यात्रा करनी पड़ी, इसलिए उसने मुझसे शिकायत की। ये सुनकर अर्जुन सक्सेना मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो चलो कुछ समय निकालकर सी फूड मार्केट जाकर कुछ ताज़ा सी फूड खरीद कर प्रिया मेहता को भेजते हैं, ताकि वह सान्या के सी फूड का स्वाद ले सके। ठीक है, इसे अंकल लिन और आंटी हुआन के पास भेज दो और फिर प्रिया को घर जाकर खाना खाने दो। उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए उसे इसे घर ले जाना ही होगा। अनन्या शर्मा ने कहा। अनीता सक्सेना ने ये सुना और कहा, क्या आप कीयूहे के परिवार के लिए समुद्री भोजन भेजना चाहेंगी? तो और खरीद लीजिए। उस दिन मैंने कहा था कि मैं सान्या आऊंगी और वह बार बार कहती रही कि यहाँ का समुद्री भोजन अच्छा है और वह आकर उसे चखना चाहती है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, तो मैं सुबह टहलने के लिए सुबह के बाजार जाऊंगा, कुछ ताज़ा समुद्री भोजन खरीदूंगा और वापस भेज दूंगा। पिताजी, अपनी चाची और अन्य लोगों से कहिए कि वे उस समय कुरियर पर ध्यान दें और मैं कुछ अपनी चाची और उनके पास वापस भेज दूंगा। पापा सक्सेना बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बुआ को बता दूं, लखनऊ में समुद्र नहीं है और यहाँ जो समुद्री भोजन हम खरीदते हैं वो ताज़ा नहीं होता। उन्हें जल्दी से चखने दो। अर्जुन के पिता ने अपनी बात खत्म करते ही जल्दी से अपने रिश्तेदारों को बताया। बात खत्म करने के बाद वह अपनी पत्नी से सी फूड डिनर की तस्वीर मांगने से खुद को नहीं रोक पाए, जो उन्होंने अभी अभी ली थी, और अपने दोस्तों को भेज दी। मेरे बेटे ने समुद्री भोजन पकड़ा और एक बड़ी मेज पर समुद्री भोजन का डिनर सजाया। मैं इसे खा सकता हूँ। वह स्वर वास्तव में नंगी आंखों से देखने पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों की टोली के जाने के बाद पापा सक्सेना अपना मोबाइल फ़ोन लेकर खाना खाने चले गए, लेकिन खाना खत्म होने से पहले ही राजेश कुमार का फ़ोन आ गया। बूढ़े किन, सान्या में तुम लोगों का समय बहुत अच्छा बीता। किसी दिन का कोई इंतज़ाम नहीं। मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा और मकान मालिक की दोस्ती का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। राजेश कुमार गर्मियों में कुछ महीनों के लिए मुंबई वापस चले गए। जब मौसम ठंडा हुआ तो वे फिर सान्या लौट आए। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उनका शरीर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राजेश कुमार और अर्जुन के पिता पुराने दोस्त थे, लेकिन अब वे अनन्या शर्मा की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों के बीच रिश्ता और भी गहरा हो गया है। इस बार वे सान्या आ रहे हैं। राजेश कुमार ने तुरंत कहा कि वे साथ में डिनर करना चाहते थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें उनसे डर लग रहा था। खेलने में व्यस्त, कोई बात नहीं। यात्रा की व्यवस्था के बारे में अर्जुन सक्सेना हमेशा फैसला लेते रहे हैं, इसलिए जब पिताजी सक्सेना ने ये खबर देखी तो उन्होंने सिर उठाकर अपने बेटे से पूछा, अर्जुन, तुम्हारे अंकल झांग ने हमसे पूछा है कि हमारे पास कब समय होगा। वह हमें रात के खाने पर बुलाना चाहते हैं और एक मकान मालिक के तौर पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। अर्जुन सक्सेना ने सोचा और कहा, कल मैं सबको खेलने के लिए बीच ढूंढने ले जाऊंगा, वरना अंकल झांग आंटी को हमारे साथ खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे।
अकेले खाने की ज़रूरत नहीं है, बस साथ में मस्ती करो। पापा, अंकल झांग से पूछो सान्या में किस बीच का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है, वो उससे वाकिफ़ हैं। पिताजी सक्सेना ने जवाब दिया और राजेश कुमार को संदेश भेजने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लांग लांग, अंकल झांग ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं गोवा जा रहा हूँ, जो सबसे अधिक अनुशंसित है। पापा सक्सेना ने खबर भेजी और राजेश कुमार ने तुरंत कहा, गोवा का नज़ारा अच्छा है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर तुम वहाँ जा रहे हो। अंदाज़ा है कि समुद्र तट पकौड़ी जैसा है। मैं आपको गुजरात के दीव बीच जाने की सलाह दूंगा। ये वहाँ से थोड़ा दूर है। वहाँ गाड़ी से जाना सबसे अच्छा है। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, लोग कम हैं, पानी की गुणवत्ता अच्छी है और एक बेहद खूबसूरत निर्जन द्वीप है। अर्जुन के पिता ने मोबाइल फ़ोन सीधे अर्जुन सक्सेना को दे दिया और अर्जुन सक्सेना ने उसे अपनी पत्नी को दिखाया। अनन्या शर्मा ने कहा, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ एक निर्जन द्वीप भी है। हम उस द्वीप पर खेलने जा सकते हैं। ये देखकर कि वह संतुष्ट है, अर्जुन सक्सेना ने जवाब दिया, ठीक है, तो गुजरात के दीव बीच पर चलें। अंकल झांग, मैं अर्जुन सक्सेना हूँ। चलो कल गुजरात के दीव बीच चलते हैं। क्या आपके और आंटी के पास समय है? चलो साथ चलते हैं। राजेश कुमार, ठीक है, तो कल सुबह मैं और मेरी मौसी तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैंने तुम्हारे पापा से सुना है कि तुमने 9 सीटों वाली नैनी कार किराए पर ली है। मैं भी वहाँ चला जाऊंगा, चलो हम खुद ही वहाँ चले जाते हैं। अगर सुविधा हो तो, अर्जुन सक्सेना ने जवाब दिया और फ़ोन पापा सक्सेना को लौटा दिया। पिताजी सक्सेना राजेश कुमार से बातचीत करते रहे। पिता किन, बूढ़ा झांग, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे परिवार की लहरों पर मछली पकड़ना बहुत अच्छा है। आपने अभी मेज़ पर रखी मछलियाँ देखी, वो सब मेरे लैंगलांग ने पकड़ी। सिर्फ 1 घंटा लगा और पीछे एक बड़ा बक्सा और 2 बाल्टियाँ भी हैं। राजेश कुमार, सच में? आपका अर्जुन सक्सेना मछली पकड़ने में इतना माहिर है? मैंने आपको पहले कभी ऐसा कहते नहीं सुना। जब मैंने आपको मछली पकड़ने के लिए कहा था तो आप अर्जुन सक्सेना को अपने साथ क्यों नहीं लाए? पापा सक्सेना, मुझे अभी पता चला कि अर्जुन कितना ताकतवर है। उसे पहले मछली पकड़ना ज़्यादा पसंद नहीं था और हर गर्मी की छुट्टियों में वो धूप में बहुत झुलस जाता था। मुझे डर था कि कहीं वो टैन ना हो जाए। अगर मुझे पता होता कि वो इतना ताकतवर है तो मैं उसे ज़रूर वहाँ ले जाता। अपनी आंखें खोलो, तुम्हें उस्ताद कैसे कहा जा सकता है? राजेश कुमार, हाँ, अर्जुन, तुम्हें अपनी आवाज़ पर बहुत गर्व है। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है, अर्जुन सक्सेना सच में इतने ज़बरदस्त हैं? पापा सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के मछली पकड़ने के 3 वीडियो सीधे भेजे और उनके जाते ही मछली का कांटा बाहर आ गया। वहाँ केकड़े और ऑक्टोपस भी थे। अर्जुन सक्सेना की तकनीक वाकई कमाल की थी। तथ्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। राजेश कुमार दंग रह गए। उन्होंने दर्जनों सेकंड के 3 वीडियो कई बार देखे। राजेश कुमार, अरे अर्जुन, तुम्हारा अर्जुन सक्सेना तो मास्टर है। राजेश कुमार, मैं मछली पकड़ने की प्रतियोगिताएं देखता हूं और उन पेशेवर खिलाड़ियों के पास इतनी तेज गति और सटीकता नहीं होती। पापा सक्सेना, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, अर्जुन सचमुच मास्टर है। राजेश कुमार, कमाल है। अर्जुन, मैं कल मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर जा रहा हूं और फिर तुम्हारे अर्जुन सक्सेना के साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। पापा सक्सेना, ठीक है, पर हो सकता है मेरा परिवार लांगलांग कल शूटिंग न कर पाए। आखिरकार आज बहुत ज्यादा समुद्री भोजन पकड़ा गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अर्जुन के पिता द्वारा पिछली रसोई में लिए गए सीफूड की बाल्टियों के वीडियो उन्हें भेजे गए। ताज़ा सीफूड 2 बाल्टियों और एक पानी की टंकी में भरा हुआ था। इसे पढ़ने के बाद राजेश कुमार और भी हैरान रह गए। ये सब आपके अर्जुन सक्सेना ने 1 घंटे में पकड़ लिया। हाँ, कमाल है ना? मैं तो उस दृश्य को देखकर दंग रह गया था। पापा सक्सेना ने विजयी भाव से कहा, नहीं, अगर मुझे पता होता कि मुझे कल ही आपसे संपर्क करना चाहिए था तो मैं आज ही आपके साथ मछली पकड़ने निकल जाता, ताकि अर्जुन सक्सेना का मास्टर लेवल मछली पकड़ने का स्तर देख सकूं। क्या आप जानबूझकर उसका आधा हिस्सा यहाँ लाए हैं? राजेश कुमार, कुछ लोगों को अफसोस हुआ कि उन्होंने संदेश देर से भेजा। ये बात कहते हुए पिताजी सक्सेना ने फिर से गर्व से अपनी बात कही। आज सुबह बाजार से हमने जो मछली पकड़ने वाली छड़ें खरीदी वे उस समय लगभग धोखा खा गईं। नतीजा ये हुआ कि मेरे परिवार को बहुत सारी लहरें मिलीं और मैं एक नज़र में ही मछली पकड़ने वाली छड़ों की असलियत पहचान सकता था। उसने अपने दोस्तों को आज सुबह बाजार में हुई पूरी घटना बताई। राजेश कुमार की बात सुनकर वह फिर से चौंक गया।
बूढ़े किन, मैंने पाया है कि तुम्हारा अर्जुन सक्सेना बहुत कुछ जानता है। और वह सब कुछ जानता है। न सिर्फ मछली पकड़ना बहुत अच्छा है, बल्कि उसे मछली पकड़ने की छड़ें भी बहुत अच्छी आती हैं। अनुमान है कि पेशेवर मछली पकड़ने वाले खिलाड़ी शायद उसके जितने अच्छे न हों। यहाँ सान्या में, खासकर दर्शनीय स्थल के पास, बिकने वाली मछली पकड़ने वाली छड़ें असल में नकली होती हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो कई बार धोखा खा चुका हूँ। शुक्र है कि आपके पास अर्जुन सक्सेना है, वरना आप इतनी अच्छी क्वालिटी की मछली खरीदते। पोल, अंदाजा है कि उसमें गुठली होगी। बूढ़े किन, अब तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा बेटा न सिर्फ अद्भुत है, बल्कि बहुत ही आज्ञाकारी भी है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीदूंगा। मैंने बहुत समय से नालीदार डंडे के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। तुम इसे कल ले सकते हो। यह मछली पकड़ने वाली छड़ी ले आओ। मैं भी 10,000 रुपये वाली मछली पकड़ने वाली छड़ी आजमाना चाहता हूँ। राजेश कुमार के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनकर पिताजी सक्सेना के चेहरे पर गर्व की झलक आ गई और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, समय आने पर मैं इसे आपके पास लाकर रख दूंगा। अर्जुन सक्सेना जैसे उत्कृष्ट बेटे के होने पर पिता सक्सेना को महसूस हुआ कि जब वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था तो वे बिना किसी दिखावे के उससे ईर्ष्या महसूस कर सकते थे। दूसरी ओर माँ अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा कल बारबेक्यू के लिए निर्जन द्वीप पर जाने पर चर्चा कर रही हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, निर्जन द्वीप का दृश्य बहुत सुंदर है। हम दोपहर में वहां बारबेक्यू के लिए जा सकते हैं। आज बहुत सारा समुद्री भोजन बचा है। वापस जाने के बाद हम उसे ऑक्सीजन मशीन से उठाएंगे। कल उसे जमा कर दोपहर में बाहर निकाला जाएगा। बारबेक्यू के लिए बिल्कुल सही। अनीता सक्सेना ने सहमति में कहा, ठीक है, संयोग से आज हम गर्मागर्म व्यंजन खा रहे हैं। बचे हुए समुद्री भोजन का इस्तेमाल हम कल बारबेक्यू के लिए करेंगे और उसका स्वाद वाकई लाजवाब होगा। मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। बारबेक्यू सबसे ज़्यादा जीवंत होता है और हमारे यहाँ इतने सारे लोग होते हैं। जब समय आएगा तो बातें करते हुए खाएंगे। माँ ने कहा, तो कल की यात्रा की योजना कुछ इस तरह है। मैं सुबह गुजरात के दीव बीच जाऊंगा, वहाँ सुबह थोड़ी देर बीच पर खेलूंगा, दोपहर में एक निर्जन द्वीप पर जाऊंगा, विला में तैयार बारबेक्यू का सामान ले जाऊंगा और बाकी दिन निर्जन द्वीप पर इन सी फूड को ग्रिल करूंगा। 27 तारीख को सुबह 8 बजे राजेश कुमार अपनी पत्नी जो जेनफेंग को विला में ले आए। पापा सक्सेना ने उन्हें घर दिखाया। राजेश कुमार ने चारों ओर देखा और अंगूठा दिखाते हुए कहा, यह समुद्र के नज़ारे वाला विला बहुत बढ़िया है। आपके अर्जुन सक्सेना में तो दूरदर्शिता है। हालांकि उन होटलों में स्वीट्स होते हैं, लेकिन आपका परिवार वहां बिल्कुल नहीं रह सकता। आराम से रहने के लिए कोई बड़ा विला नहीं होना चाहिए और यहाँ गोपनीयता अपेक्षाकृत मजबूत है। अगर आप किसी होटल में रहते हैं तो खाना खाते समय रेस्टोरेंट में भीड़ होगी। लोग, खासकर छुट्टियों के समय। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इनके बारे में नहीं पता, ये सब मेरे परिवार द्वारा पहले से ही व्यवस्थित किया गया है। अर्जुन, राजेश कुमार ने हाथ पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा अर्जुन, तुम कल से मुझे अपनी लहरें दिखा रहे हो, और क्या तुम अभी भी हम पुराने दोस्तों को जीने का रास्ता दे रहे हो? ये जानते हुए कि आपके परिवार में एक अच्छा बेटा है जो देखभाल करने वाला, पुत्रवत और बहुत योग्य है। हम पहले से ही ईर्ष्यालु हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। तभी पिताजी सक्सेना ने खुद को रोका। अनन्या शर्मा और अन्य लोगों ने जल्दी से तैयारी कर ली कि वे आज कहाँ जा रहे हैं, इसलिए 2 कारों का समूह गुजरात के दीव बीच की ओर रवाना हो गया। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद मैं अंततः गंतव्य पर पहुंचा, कार पार्क की और वह बड़ा लड़का 3 छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकला। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, सामने का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। गुजरात के दीव बीच का दृश्य स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है और यह पूरे सान्या में भी प्रसिद्ध है। 3 तरफ पहाड़ों से घिरा और दूसरी तरफ समुद्र के सामने 6 मीटर लंबा नीला समुद्र और चांदी जैसा चमकीला समुद्र तट है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर्यटक बहुत कम आते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और समुद्र तट पर इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को खुशी से देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, अंकल झांग द्वारा सुझाई गई यह जगह वास्तव में अच्छी है, दृश्य अच्छे हैं और कम लोग हैं। हम आज अच्छा समय बिता सकते हैं। जिन दर्शनीय स्थलों पर मैं पहले गया था, वहां बहुत भीड़ थी और कई चीजों के लिए कतार लगानी पड़ती थी। जब मैं समुद्र तट जैसी जगह पर आया तो सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वहां बहुत ज्यादा लोग थे। कम लोगों और सुंदर दृश्यों वाला ऐसा स्थान वास्तव में एक खजाना पर्यटन स्थल है। हर कोई समुद्र तट पर खेलने के लिए बेताब रहता है।
यहाँ की रेत महीन और मुलायम है और पुल अप पैंट पहने बच्चे भी समुद्र तट पर बैठकर खेल सकते हैं। बाहर जाने से पहले शिशुओं को मोटी सनस्क्रीन लगाई जाती है, इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सुपर पराबैंगनी किरणें शिशु की कोमल त्वचा को जला देंगी। अनन्या शर्मा ने सोचा कि बच्चों को कुछ देर के लिए रेत से खेलने दिया जाए, क्योंकि बच्चों को रेत से खेलना पसंद होता है। आरव और किशन को कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें बीच पर बिठाकर वे नन्हे मुन्ने रेत से खेलने लगे। लेकिन जब आन्या की बारी आई तो वह छोटा बच्चा रेत पर बैठने से हिचकिचा रहा था। उसे जमीन पर लिटाकर वह उसके छोटे छोटे पैरों को मोड़ती रही, रेत पर खड़े होने को तैयार नहीं थी। अनीता सक्सेना काफी देर तक खेलती रहीं, लेकिन उनकी पोती बैठने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बेबसी से अपनी बेटी और दामाद की तरफ मदद के लिए मुंह घुमाया। अनन्या, अर्जुन, सक्सेना, रिया को क्या हुआ? अनन्या शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसके साथ बीच पर खेलना चाहती थी, लेकिन अनन्या ऐसा नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने उसे बीच पर रखा, वह नन्ही बच्ची अपनी मां की गर्दन पकड़े हुए उसके नन्हे नन्हे पैर ऊपर चढ़ते रहे, बीच से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। ये देखकर अर्जुन सक्सेना बोले, आन्या को हमेशा से ही सफाई पसंद रही है, ये थोड़ी सफाई है क्या? लगता है साफ सफाई के प्रति सजग रहने वाले बच्चों को रेत से खेलना ज्यादा पसंद नहीं आता। शायद उन्हें थोड़ा गंदा लगता है। अनन्या शर्मा ने वाकई इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या को सफाई बहुत पसंद है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में साफ सफाई के प्रति साफ सफाई का असर दिखता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि सफाई के प्रति जुनूनी हो जाएं। लेकिन अभी तो वह छोटा लड़का रेत पर बैठना ही नहीं चाहता। इसके अलावा उसे और कोई वजह भी नहीं सूझ रही। क्विंग क्विंग ने अपने बैग से एक छोटा सा कुशन निकाला, उसे समुद्र तट पर बिछाया और फिर अनन्या शर्मा को इशारा किया कि वह उस पर अनन्या को बिठाकर देखे। इस परिचित कुशन के साथ छोटे लड़के को अंततः ये नापसंद नहीं हुआ और वह जल्दी से कपड़े के कुशन पर बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद वो तुरंत नहीं खेला, बल्कि उसकी आंखों में कुछ घृणा के साथ बाएं और दाएं देखा। ये देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराई और बोली, लगता है हमारी आन्या सच में थोड़ी साफ सुथरी है, तो क्या करूं? क्या आन्या खेल नहीं पा रही है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, कोई बात नहीं, आन्या की सफाई इतनी गंभीर नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली बार रेत से खेला था और उसे थोड़ी उलझन महसूस हुई। आइए उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद करें। उनके बगल में बैठे आरव और रिया पहले से ही मस्ती कर रहे थे। वे एक छोटे से फावड़े से रेत के गड्ढे में रेत खोद रहे थे। आन्या ने अपने भाई और बहन की ओर देखा, उसकी आंखों में संघर्ष और उलझन थी। वह भी अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहती है, लेकिन रेत साफ नहीं दिखती। छोटे बच्चे को बहुत मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ा और आखिरकार वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया, जमीन पर पड़ी रेत को छूना चाहा, लेकिन जब छोटा हाथ रेत से टकराने वाला था तो वह फिर से पीछे हट गया और हल्की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जाहिर है कि वह अपने दिल में बाधा को पार करने में असमर्थ था। इस समय अर्जुन सक्सेना अपनी बेटी के पास बैठ गए और आन्या से बोले, आन्या, ये रेत गंदी नहीं है, इन्हें तो हर दिन समुद्र का पानी धोता है। और जब आप रेत से खेल चुके होंगे तो माँ और पिताजी आपको हाथ धुलवाने के लिए ले जाएंगे। देखो तुम्हारे भाई बहन कितने खुश हैं, तुम भी क्यों नहीं कोशिश करते? अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटी के सामने मुट्ठी भर रेत रखकर उसे दिखाते हुए कहा। आन्या ने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें संघर्ष से भरी थीं, लेकिन अपने पिता के प्रोत्साहन से उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपने पिता के हाथ में रेत को छुआ। जिस क्षण छोटे हाथ ने रेत को छुआ, उस स्पर्श ने, जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था, छोटे लड़के को तुरंत अपना हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखें थोड़ी अधिक उत्सुक हो गईं। अर्जुन सक्सेना तुरंत मुस्कुराए और बोले, आन्या, देखो, ये रेत छूने में भी बहुत आरामदायक है ना? हम भाई बहनों की तरह औजारों से खेल सकते हैं ताकि हमें रेत को अपने हाथों से छूने की जरूरत ना पड़े। जैसा कि अर्जुन सक्सेना ने बताया, वह अपने साथ छोटा फावड़ा और बाल्टी लेकर आए और फावड़े से रेत को बाल्टी में डाला। इस नए खेल ने आन्या का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। जब पानी साफ हो गया तो उसने बाल्टी में रेत को बत्तख के आकार में डाला और जोर से दबाया। रेत बत्तख के आकार में बदल गई, किनारे पर मजबूती से खड़ी थी। हाँ, बत्तख, आन्या आश्चर्य से चिल्लाए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ आन्या, देखो, ये छोटी सी बत्तख रेत से बनी है। रेत से न सिर्फ बत्तखें बनाई जा सकती हैं, बल्कि छोटी मछलियां और सुअर भी बनाए जा सकते हैं। अलग अलग सांचों का इस्तेमाल करके तुम रेत को एक अलग तरह का खिलौना बना सकती हो।
जब अर्जुन सक्सेना आन्या को पढ़ा रहा था, आरव और केशन रेंगते हुए वहां पहुंचे और आरव ने उस बत्तख के बच्चे को उठा लिया जिसे अर्जुन सक्सेना ने चुटकी काटी थी। नतीजा ये हुआ कि वह अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाया और बत्तख का बच्चा एक ही झटके में बिखर गया। ये देखकर अनन्या तुरंत चिंतित हो गई, दोनों हाथों से उसके पास थपथपाने लगी और उसके मुंह में बड़बड़ाने लगी। आखिर में, क्योंकि वह बहुत भावुक था, उसने किनारे पर ताली बजाई। वह छोटा सा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बिना किसी परवाह के रेंगता हुआ किनारे पर आ गया और अपने भाई के सामने खड़े छोटे से टीले को तोड़ने के लिए दौड़ पड़ा। हम्फ बदबूदार भाई ने अपने पिता द्वारा उसके लिए बनाई गई छोटी बत्तख को तोड़ दिया और वह अपने भाई के छोटे रेत के ढेर को भी नष्ट करना चाहता है। वास्तव में खेलने के बाद आन्या ने रेत के प्रति अपनी नापसंदगी पर जल्दी ही काबू पा लिया। रेत के गड्ढे में हुआ छोटा सा खेल जल्द ही भाई बहन की तोड़फोड़ की लड़ाई में बदल गया। रेत के ढेर जो अभी अभी लगे थे, उन्हें गिराए जाने के बाद आरव भी बेचैन हो गया और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ा और फावड़े से रेत के टीलों को गिराना शुरू कर दिया। बगल में माँ और अनीता सक्सेना गुस्से में आन्या के लिए बत्तखों और अन्य छोटे जानवरों को चिकोटी काटने में व्यस्त थीं। नतीजा, अनीता सक्सेना ने यहाँ एक छोटा सा सुअर बनाया था और आन्या मुस्कुराते हुए उसे लाने ही वाली थी कि आरव, जो मौके की ताक में था, रेंगता हुआ आया और झट से दादी के हाथ से सुअर छीन लिया। उसने छोटे सुअर को भी बड़ी ताकत से समुद्र तट पर फेंक दिया और छोटे सुअर को फिर से महीन रेत में बदलते हुए देखा। छोटा लड़का गर्व से हंसा। उसके बगल में बैठी आन्या अपने भाई के छोटे से रेत के टीले को नष्ट करने के लिए ऊपर चढ़ गई। केशन अपने भाई बहन को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए देख रही थी। छोटा बच्चा वहां रेत में खेल रहा था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। काफी देर बाद आरव और आन्या के सामने कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन रिया ने न केवल रेत की एक बाल्टी भर दी, बल्कि अनीता सक्सेना द्वारा उसके लिए चुराए गए बत्तख के बच्चे भी उसकी गोद में सकुशल रख दिए गए। अपनी बहन की बाहों में इतने सारे खिलौने देखकर असहज हुए आरव और अन्या ने अपना सिर घुमाया और तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया और दोनों रेंगते हुए रिया की ओर बढ़ गए। केशिन को ऐसा लगा कि वे क्या करने जा रहे हैं और उसने जल्दी से अपने सामने बत्तख के बच्चे को दोनों हाथों से ढक लिया और चिंतित होकर चिल्लाने लगी, मानो वह अपने भाइयों और बहनों को आने से रोकना चाहती हो। हालांकि क्योंकि वह छोटा लड़का अपनी गोद में बत्तख के बच्चे की रक्षा करना चाहता था, उसने अपना शरीर बत्तख के बच्चे पर दबा दिया। जब वह उठी तो बत्तख के बच्चे रेत में बदल गए। केशिन ने मुंह बनाया और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। बड़े लोग इतना हंसे कि वे बच्चों को मनाने के लिए आगे आए और साथ ही बच्चों के लिए खिलौने भी दबाते रहे। असफल रहे आरव और अन्या ने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो तुरंत उसे तोड़ना बंद कर दिया और वे अपनी बहन के सामने चढ़ गए और खिलौनों से अपनी बहन के साथ खेलने लगे। रिया घर में सबसे छोटी है। आरव और अनन्या हमेशा उस पर सबसे ज्यादा लाड प्यार करते हैं। जब भी रिया रोती तो वे अपनी बहन को दिलासा देने के लिए अपने हाथों के सारे खिलौने नीचे रख देते। केशिन के उलोंग ऑपरेशन के कारण तीनों छोटे बच्चों ने अंततः उपद्रव करना बंद कर दिया और एक साथ चुपचाप रेत खेलने लगे। थोड़ी देर बाद आरव का ध्यान अचानक उसके बगल में एक छोटे से रेत के गड्ढे की ओर गया। आसपास की रेत स्थिर है, केवल वहां की रेत अचानक हिल जाएगी। और रेत में एक छोटा सा छेद था। आरव ने अनजाने में अपनी उंगलियां उसमें डाल दी और फिर वयस्कों ने अचानक एक चीख सुनी। वाह! आरव पुकारते ही रो पड़ा और जब उसने छोटे से छेद से अपनी उंगली बाहर निकाली तो उसने एक अति छोटा केकड़ा भी बाहर निकाला। पता चला कि रेत के नीचे एक छोटा सा केकड़ा दबा हुआ था। ये छोटा सा केकड़ा किसी बच्चे की हथेली जितना बड़ा नहीं था। इसे अभी अभी पैदा होना चाहिए था, लेकिन आगे के छोटे छोटे चिमटे अभी भी मजबूत थे और आरव की उंगलियों पर मजबूती से जकड़े हुए थे। इससे बड़े लोग चिंतित हो गए, इसलिए वे जल्दी से देखने के लिए गए। आरव फूट फूट कर रोने लगा और छोटा केकड़ा भयभीत लग रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां ढीली हुईं, वह रेत पर वापस आ गया। छोटे केकड़े ने जल्दी से रेत खोदी और भागने के लिए उसे वापस रेत में दबाना चाहा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने केकड़े के शरीर पर एक तेज थप्पड़ मारा, जिससे वह भागने में सफल नहीं हो सका। मारो, मारो! आरव ने शिकायत से हौंफते हुए दूधिया आवाज में कहा। ये बात उसे परिवार की 3 मौसियों ने सिखाई थी। आजकल बच्चे कभी कभी खुद खड़े हो जाते हैं और फर्नीचर के साथ चलने लगते हैं। ऐसा कहा गया कि इस वस्तु के कारण बच्चे को दर्द महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने बच्चे को इस वस्तु पर प्रहार करने में मदद की। आरव को ये बात समझ आ गई। हालांकि छोटे केकड़े ने उसकी उंगलियां दबा ली थीं, फिर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। छोटे केकड़े को भागने का मौका देने के बजाय उसने उसे जमीन पर दबा दिया और हल्के से थपथपाया। अपने बेटे को ऐसे देखकर अनन्या शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
वह बच्चे की उंगलियां देखने के लिए नीचे झुके। सौभाग्य से यह एक छोटा केकड़ा था और यह एक डरपोक केकड़ा था, इसलिए आरव से डरकर छोटे केकड़े ने तुरंत उसे छोड़ दिया। छोटे बच्चे की उंगलियां टूटी नहीं थीं, बस थोड़ी लाल थीं। अनन्या शर्मा दवा की अलमारी से मरहम लेने गई और उसे छोटे बच्चे पर लगा दिया। जब छोटे लड़के ने दवा ली तो वह अपने पास बैठे छोटे केकड़े को भी दवा सिखाना नहीं भूला। उसने शायद ये देखा कि इस छोटे केकड़े में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है, और आरव ने छोटे केकड़े को फिर से नहीं मारा, बल्कि बच्चों जैसी बातें कहता रहा जिन्हें बड़े लोग समझ नहीं पाए। अभिव्यक्ति से ये देखा जा सकता है कि छोटा लड़का केकड़े से झगड़ रहा है। मासूम सा दिखने वाला छोटा केकड़ा भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सका और उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह असहाय होकर समुद्र तट पर ही पड़ा रहा। आरव कई मिनट तक अकेले ही छोटे केकड़े से झगड़ता रहा और उसने छोटे केकड़े को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे यह महसूस नहीं हो गया कि उसका गुस्सा खत्म हो गया है। वह छोटा केकड़ा जो पुनः स्वतंत्र हो गया था, तेजी से समुद्र तट की ओर रेंगने लगा और शीघ्र ही छिपने के लिए समुद्र में घुस गया। आरव ने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, हाथ उठाया और दादी के मुंह के पास रख दिया। दादी दादी ये तरकीब परिवार की 3 चाचियों से भी सीखी गई है। जब भी बच्चे मारते हैं चाचियां उन्हें सीटी बजाती हैं। ये दृश्य अनीता सक्सेना को प्यारा लगा। उन्होंने झट से बड़े पोते का हाथ पकड़ा और उसकी लाल उंगलियों पर फूंक मारी। दादी ने आरव को हुट कहा, और अब हुहू से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? हमारा परिवार आरव वास्तव में एक अच्छा बच्चा है। छोटे केकड़े ने गलती से हमारे आरव को चोट पहुंचा दी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वयस्क आरव हैं और हमने छोटे केकड़े को घोड़े में डाल दिया। हमारा परिवार आरव वास्तव में एक दयालु बच्चा है। आरव, जिसकी प्रशंसा की गई, अंततः फूट फूट कर रोने लगा और हंसने लगा। महिलाएं बच्चों के साथ समुद्र तट पर खेल रही थीं और पुरुष वहां धूप में बैठे बातें कर रहे थे। अनन्या शर्मा द्वारा बच्चे को मरहम लगाने के बाद वह अर्जुन सक्सेना के पास वापस चले गए और ठीक उसी समय उन्होंने एनिमेशन कंपनी का जिक्र सुना। राजेश कुमार ने कहा, अर्जुन सक्सेना, पिछले महीने मेरे कार्ड पर पांडुलिपि शुल्क का पहला हिस्सा आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे पैसे आएंगे। मैं कई सालों से उन बड़ी वेबसाइटों पर लिख रहा हूं और मुझे कभी इतनी बड़ी फीस नहीं मिली। क्या आपको मुझे सारा पैसा नहीं देना चाहिए? अनन्या शर्मा ने शब्द सुने और कहा, अंकल झांग, शेयर अनुपात हमारे अनुबंध के अनुसार है। आप और कंपनी 5 या 5 अंक साझा करेंगे। राजेश कुमार दाओ, आधी कमाई इतनी ज्यादा है? अर्जुन सक्सेना, अनन्या, लगता है तुम दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगा था कि नया ऐप है और शायद बहुत कम यूजर्स होंगे। मैं तैयार हूँ। महीनों तक कोई कमाई नहीं। हनलन कल्चर ऐप लॉन्च होने के बाद अनन्या शर्मा के कॉल का ओरिजिनल वर्जन ऐप पर डाला गया और वीआईपी रीडिंग मोड भी अपनाया गया, लेकिन यह वीआईपी ऐप का वीआईपी भी है। अब खर्च किए गए पैसे उस समय मुफ्त में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एनिमेशन देखें, इसलिए बहुत से लोग अभी भी इसे देखने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। यह नया मॉडल भी एक नवाचार है। ऐप लॉन्च होने के बाद इसने बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है, इसलिए इस महीने की पांडुलिपि शुल्क इतनी अधिक होगी। 520वां, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमारे पास ऑनलाइन इतनी सारी रीडिंग हैं, तो हमारे पास प्रशंसकों का एक समूह जमा हो गया है। जब एनिमेशन लॉन्च होगा तो वे जल्द से जल्द इसे जरूर फॉलो करेंगे। अनन्या, अब एनिमेशन कैसा चल रहा है? अनन्या शर्मा ने कहा, प्रगति बहुत सुचारू रूप से चल रही है। हम पहले 2 महीनों से किरदारों की तैयारी कर रहे थे। हमने इस महीने से ही इस पर काम शुरू कर दिया है। ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हमारे ऐप पर डाल दिया गया है। मैंने ट्रेलर देखा और सीन बहुत अच्छे से फिल्माया गया था और किरदारों का मॉडलिंग भी बहुत खूबसूरत था, जो हम पर बिल्कुल फिट बैठता है। मैंने नीचे कमेंट्स देखे जिनमें लिखा था कि मुझे ये पसंद आया और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजेश कुमार ने कहा। अनन्या शर्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। खैर, ट्रेलर को अभी भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, इसलिए हाल ही में सभी काफ़ी उत्साहित हैं। पहले 2 एपिसोड जल्द ही पूरे हो जाएंगे और ये लगभग अगले साल उपलब्ध होगा। राजेश कुमार इसे सुनकर बहुत उत्साहित हुए और बोले, मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। यह मेरी पहली किताब है जो एनिमेशन में बदली जा रही है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि तैयार फिल्म का प्रभाव बहुत अच्छा होगा और तब तक ये ज़रूर लोकप्रिय हो जाएगी। उनमें से कुछ लोग यहाँ एनिमेशन कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे थे और वहाँ अनीता सक्सेना ने डाइविंग सूट पहने एक युवा जोड़े को समुद्र में जाते देखा। तभी अनीता सक्सेना तेजी से आई और बोली, हम खेलने आए हैं, आप काम की बातें क्यों कर रहे हैं? अनन्या,
अर्जुन सक्सेना, मुझे लगता है कि हम यहाँ गोता लगा सकते हैं, क्या तुम दोनों खेलना चाहोगे? अनीता सक्सेना ने यह बात कही, जिससे सभी लोग तुरंत जाग गए। आज ये खेलने के लिए बाहर है। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मेरी गलती है। मैं आखिरकार अर्जुन सक्सेना अनन्या से मिला और बस एनिमेशन के बारे में पूछना चाहता था। इस बारे में बात मत करो, तुम दोनों खेलने जा सकते हो। जब आप सान्या के समुद्र तट पर आएं, तो स्नॉर्कलिंग प्रोजेक्ट को ज़रूर देखें। पानी के नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और वहाँ कई समुद्री जीव जंतु भी हैं। हम समुद्र में जाने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। आप दोनों नौजवानों को ज़रूर जाकर खेलना चाहिए। अर्जुन सक्सेना, अनन्या को ले जाओ, हम यहाँ बच्चों के साथ खेलने आए हैं। अनीता सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा जानती थी कि उसकी माँ उसके और अर्जुन सक्सेना के लिए अकेले खेलने का एक और मौका बना रही है। सबका समर्थन देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन सक्सेना को खींच लिया और कहा, अर्जुन सक्सेना, चलो खेलते हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और अपनी पत्नी को पैसे देने के लिए वहां ले गए तथा 2 सेट डाइविंग सूट खरीद लिए। दोनों कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए, लेकिन अनन्या शर्मा कुछ देर तक बाहर नहीं आईं। अर्जुन सक्सेना ने कुछ देर इंतजार किया और फिर दरवाजे तक जाकर दस्तक दी। अनन्या, क्या तुमने अपने कपड़े बदल लिए हैं? कुछ ही देर में अंदर से अनन्या शर्मा की आवाज़ आई, थोड़ी कमज़ोर आवाज़ में, अर्जुन सक्सेना, क्या आप अंदर आ सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने फिटिंग रूम पर लगे बड़े महिला लोगों को देखा, झिझका और कहा, तो फिर दरवाज़ा खोलो। अनन्या शर्मा ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, एक छोटा सा सिर बाहर निकाला और जल्दी से अर्जुन सक्सेना की ओर बढ़ी, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिटिंग रूम में जगह बहुत बड़ी नहीं है और इसमें खड़े 2 लोगों के लिए ये थोड़ा भीड़भाड़ वाला लगता है और इस बंद जगह में माहौल वास्तव में अस्पष्ट है। जैसे ही अर्जुन सक्सेना अंदर आए, वह खुद को थोड़ा उलझन में महसूस करने से नहीं रोक सके। डाइविंग सूट शरीर को पूरी तरह से ढक लेता है। अनन्या शर्मा का फिगर थोड़ा उभरा हुआ है। डाइविंग सूट पहनकर वह बिल्कुल इस शेप में दिखती हैं। अर्जुन सक्सेना ने सामने खड़ी अपनी पत्नी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अनन्या, क्या तुम जानती हो कि मुझे महिलाओं के फिटिंग रूम में बुलाना बहुत ही दुस्साहस है? अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए और उसने उसे धीरे से धक्का दिया और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। वेटसूट के पीछे जिप लगी हुई है और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। ये कहते हुए वह घूम गई, उसके पीछे की जिप उसकी पीठ पर खींच दी गई और बाकी हिस्सा खुला छोड़ दिया गया, जिससे उसकी निर्दोष तितली जैसी हड्डियां दिखाई देने लगीं। अर्जुन सक्सेना असहाय होकर मुस्कुराए, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच लिया है। इसलिए उन्होंने अनन्या शर्मा को जिप खींचने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां उनकी पीठ की त्वचा को छू गईं और अनन्या शर्मा कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अर्जुन सक्सेना को लगा कि उसे अकेला ऐसा नहीं होना चाहिए जो इतना ज़्यादा सोचता है। दोनों के कपड़े बदलने के बाद अर्जुन सक्सेना ने उनके उपकरणों की जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, अनन्या शर्मा को उन्हें पहनने में मदद की। विशेष कर्मचारी उन्हें समुद्र में अपने साथ ले जाएंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाद में गोता लगाते समय कर्मचारी उनके साथ न तो दूर न ही पास रहेंगे। पानी में उतरने से पहले अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को साथ में वार्म अप एक्सरसाइज करने में सक्रिय रूप से मदद की और साथ ही चेतावनी भी दी, अनन्या, पानी के नीचे दबाव अपेक्षाकृत ज़्यादा है। अगर बाद में तुम्हें असहजता महसूस हो तो तुम मुझे तुरंत इशारा कर सकती हो। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, खिलखिलाकर मुस्कुराए और बोली, खैर, चिंता मत करो, मैं तैरने में बहुत अच्छी हूँ। क्या तुमने वो रात नहीं देखी? उस रात जो हुआ उसे सोचकर अर्जुन सक्सेना अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कमरे में पूल का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जाने से पहले मुझे इसे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों पानी में उतरे और धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में उतर गए और उनके सामने एक बिल्कुल अलग ही सौंदर्य का नज़ारा था। चट्टानों पर सभी प्रकार के सुंदर प्रवाल उगते हैं, समुद्री जल के साथ धीरे धीरे लहराते जलीय पौधे, सुंदर छोटी मछलियों के समूह, 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली पारदर्शी जेलीफिश। किनारे से बिल्कुल अलग दुनिया है ये। अनन्या शर्मा सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गईं। उन्होंने पलटकर अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, उनकी आंखें सितारों से भरी और चमकीली लग रही थीं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी का हाथ थाम रखा था। दोनों ने अपने मुंह पर सांस लेने वाली नलियां पहन रखी थीं, इसलिए वे पानी के नीचे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके हाथ शब्दों से ज़्यादा भावपूर्ण थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय एक दूसरे के दिल में उठ रहे सदमे और भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं। कुछ देर समुद्र की तलहटी में तैरने के बाद अनन्या शर्मा ने खूब सारी तस्वीरें भी लीं।
उन खूबसूरत मूंगों को देखकर अनन्या शर्मा तैरकर किनारे गईं और कैमरे से तस्वीरें खींचीं, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसे छुआ नहीं। समुद्र की तलहटी में बहुत सी चीजें खूबसूरत हैं और किनारे पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन वे यहाँ सिर्फ देखने के लिए हैं और यहाँ के हर पौधे और पेड़ को नष्ट नहीं करेंगी। यदि समुद्र की तलहटी में आने वाला हर व्यक्ति एक मूंगा ले जाएगा, तो मुझे डर है कि समुद्र तल पर फिर कभी इतनी सुंदरता नहीं दिखेगी। दोनों लगभग 20 मिनट तक समुद्र की तलहटी में रहे। जब सीने में हवा का दबाव धीरे धीरे असहज होने लगा, तो अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर इशारा किया और दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ गए। जब वह वापस किनारे पर आया तो अर्जुन सक्सेना किनारे पर बैठ गया। अनन्या शर्मा उसके बगल में लेट गई। उसने अपनी श्वास नली और मास्क उतार दिया और ताज़ी हवा का भरपूर आनंद लिया। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी का चेहरा छूते हुए पूछा, क्या आप थक गई हैं? अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये थोड़ा सा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के सुंदर समुद्र तल को देखने के लिए यह इसके लायक है। अरे, यह क्या है? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को बैठने में मदद की। उसके फ्लिपर्स को देखा, उस पर एक बड़ा सा सीप लटका हुआ था। क्या ये समुद्र की तलहटी से नहीं लाया गया है? ये मेरे पंखों में कैसे फंस गया? अर्जुन सक्सेना ने बड़ा सा शंख उतार कर कहा, लगता है ये किनारे जाना चाहता है।